Ji, Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing good. Today we are having an orientation class on general science, and you need to know that why general science is important. Today we have our host, Ms. Laiba Server today, and she is the CSS 2024 qualifier, and she has a grip on general science because I know her. She has very good presentation when she writes the answer, and she also have a good understanding of science topic. So she will be explaining how you can write well, how you can perform well in general science, and what things you need to do if you want to get 80 plus marks. आप सबको ये पता होना चाहिए कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी अदर देन करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। जनरल साइंस एंड एबिलिटी जिसका सिलेबस भी बहुत ही सिंपल है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इसमें 2+2=4 होते हैं और इसमें आप इजीली 70 तो बिल्कुल मिनिमम स्कोर आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सी एस एस 2025 के डीएमसीज देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि स्टूडेंट्स के इवन 50 मार्क्स भी बहुत मुश्किल से आए हैं। तो उसके मल्टीपल रीजंस हैं, मल्टीपल इश्यूज हैं, और वही आज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। मैम लाइबा विल एक्सप्लेन यू कि कौन सी मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स और आप वो कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 72 स्कोर किया था जनरल साइंस एंड एबिलिटी में। फर्स्ट टर्म में मेरे 58 थे, लेकिन बीइंग एन इंजीनियर माई सेल्फ और इसके ऊपर मेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप के बावजूद मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ सके। तो मल्टीपल रीजंस थी उसके पीछे, और वो सारी रीजंस आज के लेक्चर में आपको समझ आएगा। Irrespective of you join general science session or not, today's orientation will highlight कि आप किस तरह इन सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और आपने आज के ओरिएंटेशन में से चीज़ें नोट डाउन करनी है कि आप किन चीज़ों को फॉलो करें और किस तरह आप अच्छा मार्क सिक्योर कर सकते हैं। तो आर यू अवेलेबल? कैन यू हियर अस? Yes, sir, I can hear you. Okay, you may Am I continue. audible? Yes, you are audible. Please continue. Okay, sir. आपकी Thank you आवाज so much. सोर्स से अपनी वॉइस वो म्यूट कर दें या कर दें ऑडियो। यू मे स्टार्ट नाउ। Is it fine now? आपकी आवाज एको कर रही है। दो सोर्सेज से आपने ज्वाइन किया हुआ है, एक सोर्स से Okay, give me a second. Hello. Is it fine now? जी, इट इज फाइन नाउ, यू मे कंटिन्यू प्लीज। Okay. Thank you so much, sir. Assalamu alaikum, everybody. I hope आप सब ठीक होंगे. Thank you so much all the participants जिन्होंने आज की orientation class join की. अगर मैं आज की orientation class का agenda बताऊं, तो we are going to discuss a brief introduction of myself. Then we will move के CSS में GSA की क्या importance है, और CSS में GSA में आप high score कैसे कर सकते हो. ठीक है. I am gonna tell you all the strategies जो मैंने use की, because मैंने अपना CSS first attempt में qualify किया है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह आप सब भी वही strategies use करें that are highly potential, और आप भी अपना CSS जो है वो first attempt में qualify कर सको. हम GSA के ऊपर अपना पर्टिकुलर जो अटेंशन है वो रखेंगे, लेकिन हम CSS को एज अ जर्नल, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है CSS को लेके, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोग उससे बेनिफिशियल हो सको और आप बहुत कुछ सीख सको. आई होप आप आज का सेशन जो है वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा. आई एम गोना शेयर माई स्क्रीन नाउ.
Okay. First of all, I would like to introduce myself. My name is Laiba Sarwar, and I belong to city of Faisalabad. As far as my educational background is concerned, I have passed my graduation in back in 2022, और मेरा मेजर जो है वो ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी में है, और ये मैंने GCUF फैसलाबाद से किया। आफ्टर दैट मैंने अपनी CSS की जो तैयारी है वो शुरू की थी सितंबर 2023 में, और फिर CSS 24 में मैं अपीयर हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना CSS जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ माई सेल्फ। सर उस्मान ने आपको जैसे ब्रीफ किया कि द वन थिंग दैट इज पर्टिकुलर इन मी वो है मेरी पेपर प्रेजेंटेशन और चीजों को करने की जो स्ट्रेटजी है वो, और प्री प्लानिंग ऑफ कोर्स। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनकी ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनकी ये सेकंड अटेम्प्ट है। तो ये सेशन उन दोनों कैंडिडेट्स के लिए फ्रूटफुल होगा, इधर वो फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाले हैं और वो सेकेंड टाइम। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आज मैं आपका CSS को देखने का जो लेंस है उसको चेंज कर पाऊँ, बिकॉज जो मेरी तैयारी का सेशन था और जो टाइम मैंने CSS को प्रिपेयर करने में लगाया है वो, और उसके बाद रिजल्ट तक का टाइम, देन इंटरव्यू की प्रिपरेशन, इस सारे में मैंने CSS को एक डिफरेंट लेंस से देखा है। आप लोगों का ताल्लुक बहुत सारे मेंटोर्स के साथ होगा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ होगा, ठीक है, और आप सबका एनालिसिस जो है वो CSS को लेके डिफरेंट होगा, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट होंगे। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो आज मैं आप लोगों के साथ थ्रू आउट द लेक्चर डिस्कस करूंगी, बिकॉज जिस लेंस से मैं CSS को देखती हूँ इट इज क्वाइट इजी, बट इट रिक्वायर्स कंप्लीट प्लानिंग। ओके, सो मैंने आपको बताया कि मैंने अपना CSS जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है CSS की वो स्टार्ट की सितंबर 2023 में, और एट दिस पॉइंट मुझे CSS के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मतलब एज फार एज जो मुझे नॉलेज थी CSS के बारे में, दैट वाज जस्ट के आपके 12 सब्जेक्ट्स होते हैं और आपने उन 12 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है एंड यू हैव टू अपीयर इन योर एग्जाम। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। सोर्सेज क्या हैं, CSS को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, सिलेबस का एनालिसिस क्या होता है, स्कोरिंग ट्रेंड्स क्या हैं, बहुत कुछ है जो आपने सुना होगा, जिन वर्ड से आप वाकिफ हैं। ये सारी चीजें उस पॉइंट पे मुझे नहीं पता थी, बिकॉज मेरा ताल्लुक किसी भी CSS सर्कल से नहीं था। आई वॉज ऑल अलोन, ठीक है, और मैंने किसी एकेडमी से प्रिपरेशन नहीं की, और इन सारी चीजों की वजह से मे बी मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगा, जो कि मुझे लगता है कि इन सारे मंथ्स में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब में पेपर हुए थे, और ये जो मेरा 5-5.5 महीने का टाइम था, आई एज्यूम्ड अगर मुझे कोई ये सब बताने वाला होता तो मैं इससे भी जल्दी ये काम कर लेती। बट जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत कुछ था, आप लोगों की तरह मैंने भी जो है वो यूट्यूब सर्च किया, CSS की जो अकेडमीज हैं मैंने उनको देखा कि कहाँ पे क्या सब कुछ हो रहा है, लेकिन उन सब के अकॉर्डिंग CSS जो है इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, और इसमें बहुत सारा आपको टाइम रिक्वायर है। कुछ लोगों का कहना है कि आपको 1 साल लगता है, 2 साल, 3 साल, देन यू विल बी एबल के आप इन सारे एग्जाम्स को जो है वो एस कर पाओ, ठीक है। और एट दैट पॉइंट आई थॉट कि इट वुड बी डिफिकल्ट, ऐसे तो मैं 24 की अटेम्प्ट नहीं दे पाऊंगी, मुझे 25 में जाना पड़ेगा, जो मैं उस पॉइंट पे नहीं चाहती थी। देन आई सेट डाउन, मैं बैठी और मैंने CSS की स्ट्रैटेजी बनाई कि मैं किस तरह से इसको 5 मंथ्स में कर सकती हूँ, और वही स्ट्रैटेजी आई एम गोना शेयर विद ऑल ऑफ यू गाइस, ताकि ये जो आगे आपके पास 2 महीने हैं आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सको। यू गाइस हैव अभी नवंबर, दिसंबर एंड जैन, 3 महीने हैं आपके पास, और ये आपका पीक टाइम है जिसमें आप CSS क्लियर कर सकते हो। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट अगर आप में है हु इज थिंकिंग कि मुश्किल है, नहीं होगा, तो आई एम हेयर, आई विल टेल यू कि आप इन 3 महीनों में इसको कैसे कंप्लीट करोगे।
तो मेरा CSS पहली अटेम्प्ट में हो जाना, इट वाज नॉट अ लक एट ऑल। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये आप लकी थे, आपका इसलिए हो गया। लक कैन बी अ फैक्टर, मैं इसको डिनाई नहीं करती, लेकिन लक से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो इस चीज में है, दैट इज योर प्लानिंग। ऑफ कोर्स कि आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को प्लान किस तरह से करते हो, ठीक है, और आप उनकी स्ट्रेटजीज कैसे बनाते हो। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपकी CSS की प्रिपरेशन में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में ऐसे होंगे जो पिछले 1-2 साल से CSS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बट स्टिल दे फाइंड देमसेल्व्स स्टक कि अभी भी हम तैयार नहीं हैं, हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, मे बी अभी हमने वो 12-15 किताबें नहीं पढ़ी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, सो वी आर नॉट रेडी, ठीक है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इस वीडियो में, और मे बी इन फ्यूचर अगर हमारा सेशन आप मेरा ज्वाइन करते हैं तो आई विल टेल यू कि दीज 3 months आर इनफ फॉर यू कि आप CSS 2026 में अपीयर हो और उसको पास करो। इज इट क्लियर? ओके, मूविंग फर्दर। मैं आपकी चैट्स अभी नहीं चेक कर रही, आई विल चेक देम लेटर। और हम एक लंबा क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे जिसमें आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं रेलिवेंट टू CSS, आई विल क्लियर ऑल दैट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मेरा लक का फैक्टर तो था, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज स्ट्रेटेजी। और वही 3 पिलर्स हैं जिनको मैंने फॉलो किया था अपने जर्नी में, और मैं आप लोगों को भी बताऊंगी कि व्हाट यू गाइस नीड टू डू। नंबर 1 इज स्ट्रेटेजी। CSS की जर्नल भी एक ही स्ट्रेटेजी है, और हर सब्जेक्ट में जब आप उसको डिवाइड करोगे तब भी वही स्ट्रेटेजी है जो मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगी, ठीक है। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम योर सिलेबस। ये स्ट्रेटेजी जो है ये आपसे सिलेबस से स्टार्ट होगी और इट विल एंड ऑन राइटिंग प्रैक्टिस, और ये यहाँ पे आके खत्म हो जाएगी। इन बिटवीन कितने स्टेप्स हैं, हम क्या क्या करेंगे, ये मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी। और वो स्टूडेंट्स जो इस सेशन को नहीं भी ज्वाइन करेंगे, फिर भी इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स आई एम गोना टेल यू कि आप खुद घर बैठ के विदाउट किसी सेशन को ज्वाइन किए GS से या बाकी सारे सब्जेक्ट्स किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड, सिस्टम, कि हम किस सिस्टम के थ्रू चलेंगे, हम टाइम कैसे मैनेज करेंगे, टाइम मैनेजमेंट क्या चीज है, ठीक है। देन वी विल सी कि हम कितना लिख सकते हैं और हाउ मच वी नीड टू राइट। ये सारी चीजें मैंने अपनी रिसर्च से जो है वो अपने लिए देखा था कि क्या व्हाट विल वर्क फॉर मी, एंड सेम नाउ वी विल फाइंड कि व्हाट विल वर्क फॉर योरसेल्फ। हाउ मच वर्ड्स और हाउ मच पेजेस वी नीड टू राइट टू पास CSS, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द स्टेमिना। स्टेमिना मीन्स कंसिस्टेंसी। स्टेमिना मीन्स कि आपको अपने सोशल सर्कल्स को कैसे हैंडल करना है। स्टेमिना मीन्स कि आपने अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है, बिकॉज जब आप CSS की तैयारी कर रहे होते हो आपको बहुत सारे मेंटल ब्रेकडाउन्स होने वाले हैं, ठीक है। बहुत जगह पे ऐसा लगता है कि यार अब नहीं होगा, आई कांट स्टडी, मैं नहीं पढ़ सकती। जब जब आप किसी अपने साथ में पीयर को देखोगे, ठीक है, जब जब आप किसी और एस्पायरेंट की पोस्ट देखोगे ऑन Instagram, यू विल फील लाइक यार उसने इतना ज्यादा पढ़ लिया, मुझे ये नहीं आता, सो आई एम नॉट द कंपैटिबल इनफ, मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है। ये सारे मेंटल ब्रेकडाउन जो हैं ये थ्रू आउट द जर्नी आपके साथ रहते हैं। इवन जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हो, जैसे मैं एग्जाम हॉल में एंटर किया था मैंने, आई विल शेयर माई स्टोरी। वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दे वर मोर एक्स्ट्रॉर्डिनरी देन मी। उनके नोट्स, उनकी तैयारी, उनकी स्पीकिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज वो मुझसे बहुत बेहतर थी। एंड आई फील लाइक कि मैं आ गई हूँ बट नहीं होगा। दे नेम द बिगेस्ट एकेडमीज इन पाकिस्तान, बड़े बड़े मेंटोर्स का जिक्र वो लोग कर रहे थे, उनके पास बहुत फैंसी नोट्स एंड एवरीथिंग थी। एंड आई फील लाइक यार मेरे से नहीं होगा। बट ये सारा जो मेंटल ब्रेकडाउन्स हैं ये आपकी जर्नी का पार्ट है, एंड यू हैव टू फेस इट। जिस तरह से मैंने इसको किया, आई विल टेल यू, ठीक है। इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंट रहें, इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो। हम इन तीनों चीजों को लेके चलेंगे,
in the next 3 months, inshallah, you will be able to crack this exam. Moving further, GSA एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है, बिकॉज आप लोग जो हैं, आप और आपकी तरह बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं कि कंपलसरी सब्जेक्ट में इंग्लिश को प्रिपेयर करते हैं वो, ठीक है, सीए और पीए पे उनका बहुत ज्यादा फोकस होता है, और वो जिस 2 सब्जेक्ट्स को इग्नोर करते हैं उसमें से एक सब्जेक्ट ऑफ कोर्स जनरल साइंस है और दूसरा सब्जेक्ट वो इस्लामियात है। इस्लामियात में आप सबको पता होगा बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो अब उनकी डीएमसीज अगर आप चेक करें तो वो सारे सब्जेक्ट पास कर जाते हैं और इस्लामियात उनका फेल है। और दूसरा, अगर ये डीएमसीज आप चेक करेंगे, सीएसएस 2025 की डीएमसीज हैं, इनमें आप जीएसए का स्कोर देखें 34, 39, 35, बहुत सारी डीएमसीज थी, मैं यहाँ पे सारी डिस्प्ले नहीं कर सकती, जिसमें आपको स्कोर या तो 30s की रेंज में मिलेगा, 40s की रेंज में मिलेगा, मैक्स अगर स्कोर आप देखें ना वहां पे तो वो आपको मिलेगा 54, 55, ये रेंज है जीएसए में स्कोर की। इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं जो मैं आगे आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगी, लेकिन इसकी फर्स्ट रीजन यही है कि स्टूडेंट्स का या एस्पिरेंट्स का फोकस नहीं होता जीएसए पे। इसकी भी रीजन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग के साथ होगा, जिनका बैकग्राउंड जो है वो सोशल साइंसेस के साथ होगा, जिन्होंने बायोलॉजी और बाकी साइंसेस नहीं पढ़ी हुई, तो उनके लिए ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो जाता है, जिस वजह से वो इसको छोड़ देते हैं। या इसकी एक रीजन ये भी होती है कि क्योंकि इसमें 2 पोर्शंस हैं, साइंस प्लस एबिलिटी, और दोनों पोर्शंस जो हैं वो बहुत लेंथी और टाइम टेकिंग है। जितना साइंस लेंथी है, जितना लंबा सिलेबस साइंस का है, सेम गोज टू द एबिलिटी। एबिलिटी में भी जो मैथ के क्वेश्चंस है बहुत ज्यादा हैं, और एबिलिटी जो है वो आपसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर करती है, ठीक है। तो दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं, साइंस में बहुत ज्यादा डायग्राम्स और विजुअल्स होते हैं, उसकी भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ती है, और आपको एबिलिटी भी करना पड़ता है, ठीक है। मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो इस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं कि इसको हम एंड पे करेंगे। दे कंसीडर दिस सब्जेक्ट एज अ स्टेप चाइल्ड, कि इसमें हम थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे तो अल्टीमेटली हमने पास हो ही जाना है, हम सी और पीए को ज्यादा टाइम दे दें। और हियर यहाँ पे बच्चा गलती करता है, ठीक है। इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। आप ये ना सोचें कि आपने हर सब्जेक्ट सिर्फ 30 और 32 नंबर लेके सिर्फ पास ही करना है। मेक योर माइंड कि आपने हर सब्जेक्ट में हाईएस्ट स्कोर टारगेट करना है। जब आप प्रिपरेशन के दौरान हाईएस्ट स्कोर टारगेट करने की बात करोगे ना, फिर ही आप पेपर में जाके 80 या 70 क्लिक कर पाओगे। अगर आपने तैयारी ही 40 वाली करनी है तो पेपर में आपके मार्क्स जो है वो इस वाली रेंज के नजर आएंगे जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हर सब्जेक्ट का एक सेपरेट तरीका है उसको अटेम्प्ट करने का, उसको तैयार करने का। और जब आप तैयारी शुरू करने लगे बिल्कुल स्टार्ट पे, जब आप डिसाइड कर लो कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, वो पॉइंट होता है जिसमें आपने उसकी स्ट्रेटेजी बनानी होती है। अगर आप बिल्कुल विदाउट स्ट्रेटेजी, कभी ये टॉपिक पकड़ लो, कभी वो पकड़ लो, कभी ये वीडियो देख लो, उसके नोट्स देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप इस तरह से प्रिपेयर करोगे तो ये कंप्लीटली एक तो टाइम वेस्ट है, सेकेंडली ये लो स्कोरिंग है। आपका स्कोर फिर यहीं पे नजर आएगा जो मैंने आपको ये डीएमसीज दिखाई हैं। जीएसए का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है। जीएसए आपको इजीली इजीली 70 to 80 स्कोर दे सकता है, अगर आप इसको उसी अटेंशन से प्रिपेयर करो जिस अटेंशन से आप सीए और पाकिस्तान अफेयर्स को करोगे या आप इंग्लिश ऐसे को करोगे, ठीक है। वही अटेंशन इसको भी रिक्वायर है, अदरवाइज आपका स्कोर यहीं पे स्टक हो जाएगा जहां पे ये स्टक है। ओके, सो दैट इज द बेटर रियलिटी। आप इस इंस्ट्रूमेंट्स के बाकी सब्जेक्ट्स में नंबर्स देखें 75, 68, 58, बट व्हेन इट्स कम टू जीएसए इट्स 39। तो ये आपको क्लियरली शो करवाता है कि इस सब्जेक्ट को हर एस्पायरेंट एज अ स्टेप चाइल्ड जो है ना वो लेता है और वो इसको प्रिपेयर नहीं करता। दैट विल कॉस्ट यू दिस मार्क्स। मूविंग फर्दर, अब हम वो रीजंस डिस्कस करेंगे कि व्हाई एस्पिरेंट स्कोर लो इन जीएसए। बहुत सारी रीजंस हैं, आई हैव ट्राइड कि मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस जो है वो लिख सकूं, ताकि आप अपने अपने पेपर्स को, अपने अपने आंसर शीट्स को, बिकॉज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस टाइम तक शायद जीएसए को कंप्लीट कर चुके होंगे, तो जब आप आंसर्स लिखते हो तो आप इन सारी चीजों को
मद्देनजर रख के फिर अपने आंसर्स लिखो सो दैट यू कैन स्कोर हाई। नंबर 1 इज, आप सबको पता है कि एग्जाम में आपके पास 2.5 घंटे हैं, ठीक है। 2.5 घंटों में आपने 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। दैट इज अ बिग टास्क इन इटसेल्फ। बाकी सब में हमने सिर्फ 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इसमें आपने 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और इन दैट 16 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 5 नंबर का। फिर आप लोगों को मेंटोर्स ने, टीचर्स ने, मे बी आपने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे सुना हो कि इन 5 नंबर के सवाल को भी अटेम्प्ट करने के लिए आपको 4 पेजेस लिखने की जरूरत है, ठीक है। अब साइंस वाले पोर्शन में 8 सवाल आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और ईच क्वेश्चन में अगर आप 4 पेजेस लिखो तो हाउ मच पेजेस दे विल, एंड यू हैव टू राइट, कितने सवाल, कितने सफे आपको जो है वो लिखने पड़ेंगे। दैट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। तो जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में चीजें इंपॉर्टेंट हाईलाइट की थी, उनमें से एक ये थी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जो भी एग्जामिनर है ना, इन फ्यूचर अगर आप मेंटोर बनते हो, आप एग्जामिनर बनते हो, या आप में से कोई मे बी टीचर हो और उसका इस प्रोसेस से एक दफा गो थ्रू हुआ हो, एक टीचर के पास अगर 4 पेजेस वाला क्वेश्चन है और उसी टीचर के पास 2 पेजेस वाला क्वेश्चन है, टीचर कैन डिफरेंशिएट कि किस बच्चे ने डाटा ऑथेंटिक लिखा है और किसने सिर्फ 2 वाले को 4 तक जो है वो एक्सपैंड करके लिखा हुआ, टीचर विल नो, ठीक है। तो ये पहली बात है जिसमें स्टूडेंट स्टक करते हैं कि आपने 8 सवाल लिखने हैं। अब बच्चा यहाँ पे गलती क्या करता है, जब वो स्टार्ट करता है क्वेश्चंस को, तो जो पहले 3 से 4 सवाल है ना, मतलब ओवरऑल जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो तो वो अच्छा लिख लेंगे इन केस अगर उनको वो आता है, ठीक है। वो उसमें एक्सटेंसिव आंसर्स लिखेंगे, जो भी उन्हें पता है उन्होंने वो सब लिख देना है। जब बारी आनी है 5 to 8 वाले क्वेश्चंस की, ठीक है, अब उनके पास टाइम कम है। अब वो क्या करेंगे, वो रश में आएंगे, जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट करेंगे। और मतलब ये मेरे पे भी गुजरा हुआ है, आप लोग जिस फेज में हो इसमें हम सब हो के गए हुए हैं, ठीक है। तो जब अब ये वाले 4 सवाल हमने लिखना शुरू करने हैं, हमने बार बार अपनी वॉच भी देखनी है, हमने टाइम भी देखना है, हमें ये टेंशन भी है कि एबिलिटी के क्वेश्चन अभी रहते हैं लिखने वाले, ठीक है। हम अपने साइड वाले एस्पिरेंट्स को देख रहे हैं जो लिखने के बाद एक्स्ट्रा शीट्स भी लेना शुरू हो रहे हैं, तो वो हम पे और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है कि यार इन्होंने इतना सारा कैसे लिख लिया, हमने तो अभी लिखा नहीं है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपन्स, ठीक है। इन सारी चीजों से बचने के लिए आई एम टॉकिंग टू यू कि आपने इन सारी चीजों से कैसे बचना है, ठीक है। तो पहला मसला यही है कि सवाल 16 हैं अटेम्प्ट करने वाले, जिसमें से 8 तो साइंस के हैं, और वो आपने अगर आप इसको टाइम पे डिवाइड करो तो एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास हार्डली 9 मिनट्स हैं। आपने 9 मिनट्स में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और ये अपने आप में ही बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, कि हमने उन 9 मिनट्स के अंदर जो है वो पेपर को प्लान भी करना है। हम उन 9 मिनट्स के अंदर जो है वो ये भी देख रहे हैं कि क्वेश्चन की सिलेक्शन भी हमने करनी है कि हमें कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा हमें नहीं आता, ठीक है। हमने एक इसका रफ स्केच अपने माइंड में भी बनाना है, और फिर क्योंकि पेपर जर्नल साइंस का है तो विजुअल्स ऐड करना भी जरूरी है, मतलब डायग्राम्स एंड अदर थिंग्स। अब ये जो चीजें हैं ये खुद में बहुत बड़ा मसला है। अब एक स्टूडेंट जिसने इस सब्जेक्ट को पहले अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं किया हुआ, वो जब बच्चा पेपर में बैठेगा और वो ये सब कुछ करेगा, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या वो 9 मिनट में एक सवाल अटेम्प्ट कर सकता है? वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। हार्डली हार्डली वो इसके जो है वो 4 से 5 सवाल अटेम्प्ट करेगा, और फिर वो अल्टीमेटली जंप कर जाएगा एबिलिटी की तरफ, ठीक है। अगर इन केस उसकी एबिलिटी अच्छी, क्योंकि उसको पता है कि अगर क्वेश्चन ठीक हो गया तो डायरेक्ट 5 मार्क्स जो है मिल जाएंगे, ठीक है। मैथ में ये चांसेस होता है ना कि अगर क्वेश्चन ठीक है तो आपको डायरेक्ट 5 मिल जाएंगे। इसमें तो अगर आप लिखोगे 2 पेजेस का तो 2 नंबर मिलेंगे, 3 मिलेंगे, ठीक है। इसमें इस तरह से है। तो ये जो रश है ना, ये पहला मसला है जो आपके लिए वहां पे इशू क्रिएट करने वाला है। सॉरी। व्हाट नेक्स्ट, इसके अलावा क्या इश्यूज हैं जो बच्चे वहां पे फेस करते हैं? पहला तो मैंने आपको बता दिया कि अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे पूरे क्वेश्चन, ठीक है। जिसने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की हुई, जिसने इनको तैयार नहीं किया हुआ, वो इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा। फिर दूसरी साइड पे वो
स्टूडेंट्स या एस्पायरेंट्स आते हैं जिन्होंने अटेम्प्ट कर लिए हैं, उन्होंने 8% साइंस के पोर्शन के कंप्लीट कर लिए, लेकिन उनकी क्या थी, प्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं है। ठीक है, उन्होंने पूरे साइंस के पेपर में कहीं पे विजुअल्स ऐड नहीं किए। आप अगर किसी छोटे बच्चे की साइंस की किताब उठा के देख लेना, तो उसमें आपको हर पैराग्राफ के साथ और एवरी सेकंड पैराग्राफ के साथ एक डायग्राम मिलती है। ठीक है, बिकॉज साइंस का कोई भी पोर्शन हो, इधर इट इज अ फिजिकल, आप सन की बात कर लें, अर्थ की बात कर लें, आप बायो पे आ जाएं, ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री वाली साइड पे आते हैं, आप इन्वायरमेंट वाली साइड पे आ जाएं, आप साइंस का कोई भी पोर्शन पकड़ लें, उसमें विजुअल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आधी बात जो है वो आप लिख के करेंगे और बाकी आधी बात जो है वो आप शो करेंगे। अब ये जो विजुअल्स हैं, इनका बेनिफिट क्या होता है? नंबर वन, एक तो जो आपने लेंथ पूरी करनी है पेपर की वो कंप्लीट हो जाती है, बिकॉज विजुअल टेक्स मोर स्पेस। सेकेंडली, एग्जामिनर जो है उसको फैसिलिटेशन हो जाती है। ठीक है, अगर वो आपका पेपर नहीं भी पढ़ता तो भी वो जो है वो इजीली उस चीज को कर सकता है। तो ये दो बातें हैं। आई एम सो सॉरी, मेरे स्टाइलर की चार्जिंग खत्म हो गया। आई नीड टू कनेक्ट इट विद, गिव मी अ मिनट प्लीज। Am I audible? Can someone please tell me? Okay, thank you so much. Thank you so much for bearing with me. Okay, let's get back to our topic. So मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आप विजुअल्स ऐड करते हो तो उससे आपको बेनिफिट क्या होता है। पहला बेनिफिट यही है जो मैंने आपको बता दिया, कि आपकी जो लेंथ है पेपर की, वो इन जल्दी क्वेश्चन की जो है वो आप कवर कर लोगे। जहां आपने 4 पेजेस में वर्ड टू वर्ड लिखना है, वहां पे आप विजुअल ऐड करो तो दैट स्पेस विल बी कवर्ड। ठीक है, सेकंड ये है फैसिलिटेशन। अब आप मुझे एज अ एग्जामिनर ये बात बताओ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात कहते देखा है कि वो पेपर है या डेकोरेशन है जहाँ पे आप डेकोरेशन करेंगे, आप चीजें ऐड करेंगे, आप फ्लावर्स ऐड करेंगे एंड सो ऑन। चीजें, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट द थिंग आई वांट यू टू टेल, मुझे ये बताएं कि अगर आप एक टीचर हैं, आपके सामने एक पेपर आता है, ठीक है, अगर आपके सामने चीजें क्लियर हैं, ठीक है, विजुअल्स ऐड हुए में क्लियर है, आप मुझे ये बताएं कि क्या आप एज अ मेंटोर उस पेपर को फैसिलिटेट नहीं करोगे? बच्चे ने आपको फैसिलिटेट किया है, आप उस स्टूडेंट को फैसिलिटेट करोगे बाय गिविंग मार्क्स, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो डायग्राम्स और विजुअल्स है ना, ये वही ऐड कर सकता है जिसने उस चीज को प्रिपेयर किया हुआ है। जिसने प्रिपेयर नहीं किया हुआ है ना, उसको नहीं पता कि यहाँ पे आप क्या ऐड कर सकते हो। ये वो दूसरी बात है जो एग्जामिनर को हिट करती है जब वो आपका पेपर चेक करता है। जब वो विजुअल्स देखता है ना, वो अपने माइंड में ये आइडिया बना लेता है कि स्टूडेंट ने तैयारी की है। ठीक है,
ये आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। आई एम द लाइव एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। अभी जब हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएंगे, देन आई विल आंसर एवरीथिंग जो आप इसके रेलिवेंट मुझसे पूछोगे। मेरे अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अल्हम्दुलिल्लाह वो ये है, हाउ आई प्रेजेंट माई थिंग्स। जितना ज्यादा फैसिलिटेट हम एग्जामिनर को करेंगे, उतना ज्यादा फैसिलिटेट एग्जामिनर हमें करेगा बाय गिविंग नंबर्स। ठीक है, तो इसमें कोई शेम नहीं है इसको एडमिट करने में कि एक अच्छा पेपर वही पेपर होता है जिसमें साफ सुथरा अच्छी हैंडराइटिंग के साथ लिखा गया है। ठीक है, अब अच्छी हैंडराइटिंग के साथ लिखने का मतलब ये नहीं है कि अंदर क्वालिटी कंटेंट ही ना हो, ये अलग बात है। अब इसको मिक्स नहीं करना आप लोगों ने, अच्छी हैंड राइटिंग के साथ और क्वालिटी कंटेंट के साथ। अच्छी राइटिंग से लिखा हो, ठीक है, और वो बिल्कुल इररेलीवेंट लिखा हो तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अच्छी हैंड राइटिंग हो। जो चीज इंपॉर्टेंट है और जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि आपकी हैंड राइटिंग वो अच्छी हो, और साथ में जो आपने लिखा हो वो क्वालिटी कंटेंट हो, वो बात रेलिवेंट हो। जो पूछा गया है सिर्फ वही लिखा गया हो। इस्लामाबाद पूछा हो तो आपने फैसलाबाद ना लिखा हो। ठीक है, इस्लामाबाद पूछा है तो कलर का हार लिखा जा सकता है, पर इस्लामाबाद पूछा है तो फैसलाबाद नहीं लिखा जा सकता। तो आपकी जो हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। कंटेंट क्वालिटी का मतलब ये है कि रेलिवेंट होना चाहिए, और दूसरा ये कि हम उसका सोर्स अच्छा रखेंगे, अच्छी जगह से पढ़ेंगे तो हम अच्छी जगह से लिखेंगे। तो ये वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। टाइम ड्रिफ्ट में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आप लोग पहले जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, अटेम्प्ट भी कर लोगे। ठीक है, जो आपको जरा अच्छे अच्छे आते होंगे वो आपने फटाफट अच्छे अच्छे लिख लेने हैं। फिर बारी उनकी आनी है जो आपको नहीं आते होंगे, और वहां पे सारी की सारी जो आपने अपनी बाकी पेपर है ना उसकी प्रेजेंटेशन को भी खराब कर लेना है। ठीक है, दिस इज। अब मूविंग फॉरवर्ड, इसके अलावा क्या है जिसकी वजह से बच्चों के पेपर जीएसए में भी जीएसए में भी स्कोर कम आता है, और दूसरा ओवरऑल सीएसएस में भी वो अपने सब्जेक्ट्स का पोटेंशियल स्कोर नहीं ले पाते। ठीक है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं भी आप लोगों की तरह बिल्कुल डायरेक्शनलेस थी। जैसे आप में से बहुत एस्पायरेंट इस टाइम होंगे जिनका ये फर्स्ट टाइम है जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, मैं भी डायरेक्शनलेस थी। अभी तो बहुत इजी हो गया ना, अभी तो एआई बोर्ड्स आ गए हैं। बच्चे जो हैं वो एआई को एक कमांड देते हैं और वो एआई आपको सब कुछ दे देता है। बैक इन 2023 जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी तो एआई इतना ज्यादा इन नहीं था, और अगर था भी तो नॉट फॉर मी। मुझे नहीं पता था कि चैट जीपीटी कैसे यूज करते हैं, ना ही मैंने इसको यूज किया। ठीक है, अभी बच्चों के लिए आसानी है, स्टूडेंट इससे फायदा जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तब मेरे पास ये चीज नहीं थी, एंड आई वॉज डायरेक्शनलेस। कभी मैं यूट्यूब खोल रही हूँ, कभी मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ कि जीएसए में क्या पढ़ा रहे हैं लोग, कितना पढ़ना है, अगर एक टॉपिक प्रिपेयर करना है तो उसकी कितनी डायमेंशंस प्रिपेयर करनी है, क्या कुछ करना है। अगर फिजिकल साइंस के अंदर लिखा गया है कि आपने प्लेनेट पढ़ना है, तो प्लेनेट में मैंने क्या क्या पढ़ना है। इवन मेरा साइंस का बैकग्राउंड है, ठीक है, मैंने साइंस पढ़ी है मैट्रिक में, फिर मेरी एफएससी प्री मेड के साथ है। मेरी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है 5 साल की, दैट इज ऑल्सो इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। मुझे पता है, फिर भी मुझे नहीं पता था कि स्पेसिफिकली जो है, जो सीएसएस के लिए स्पेसिफिकली मुझे चाहिए, वो मैंने कितना पढ़ना है, हाउ मच। और यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो मेरी तरह स्टक भी होते हैं और वो गलती भी करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो 15-15 किताबें भी पढ़ते हैं एक चीज पे। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो एक किताब भी नहीं पढ़ते। तो ये दोनों डिमार्केशन जो है ना ये पाई जाती हैं एस्पिरेंट्स में। और जब मैंने स्टार्ट की थी मेरे साथ भी यही था। तो हमारे पास क्या है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी गाइडेंस अब आपको मिलती भी है। जैसे सर उस्मान का मैंने सीए का सेशन ज्वाइन किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सेशन उनका होता है, बहुत क्लियर कट चीजें होती हैं कि आपने किस स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपेयर करना है। ऐसे ही मुझे बाकी किसी सब्जेक्ट का मेंटोर मैंने नहीं लिया था, ना ही मैंने कोई एकेडमी ज्वाइन की, तो मुझे बहुत टाइम लगा चीजों को अंडरस्टैंड करने में। बहुत टाइम लग गया सिलेबस पढ़ने में, पास पेपर एनालिसिस करने में, बहुत कुछ था जो उस टाइम पे करने में मुझे टाइम लगा, और ऑफ कोर्स आप लोगों को अभी भी लग रहा होगा। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट का कोई रोड मैप नहीं होता, जो स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, रैंडम प्रिपरेशन शुरू करते हैं, एक सब्जेक्ट शुरू करते हैं, 5 दिन उसको पढ़ते हैं, उसको छोड़ देते हैं कि जब मैं बोर हो रहा हूँ उससे, ठीक है, और मे बी मुझे अब इसका कंटेंट नहीं मिल रहा, ये मुझसे हो नहीं रहा, इट इज डिफिकल्ट, छोड़ देते हैं। ठीक है,
और कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट यूट्यूब के चैनल से स्टार्ट कर देते हैं और वो अपना एनालिसिस नहीं करते कि इम्पोर्टेंट क्या है, मुझे पहले क्या करना है और मुझे कौन से टॉपिक्स बाद में करने हैं। ये चीजें आप लोगों को मे भी लग रहा हो कि दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ट्रस्ट मी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और यही वो चीजें हैं जो आपको उन लोगों से डिफरेंशिएट करेंगे जिन्होंने तीसरी अटेम्प्ट में जाके पास करना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि उनको आता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है इस चीज के लिए, ठीक है। उनमें और जिन्होंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर लेना है या सेकंड टाइम में इसको पास कर लेना है, उनमें सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वो है प्रॉपर स्ट्रेटेजी। कुछ स्टूडेंट्स ने इसको जो है वो एक्सपेरिमेंट कर करके सीखना है, ठीक है। पहला एग्जाम दिया, 2-3 सब्जेक्ट्स में वो लोग फेल हुए, उन्होंने कहा कि ये मेरा ट्रायल था। फिर वो सेकंड अटेम्प्ट में जाएंगे, ठीक है। तो या तो वो पास कर लेंगे या फिर से एक आधा सब्जेक्ट जो है वो उनका फेल होगा और वो तीसरी अटेम्प्ट में जाके पास करेंगे। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है, नहीं। बट वो उन स्टूडेंट्स में से हैं जो एक्सपेरिमेंट की बेस पे सीखते हैं चीजें, ठीक है। बट नाउ इन दिस एरा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जैसे मैं हूं, जो एक्सपेरिमेंट की बजाय ऑब्जर्वेशन पे सीखते हैं। आप इस चीज से बिल्कुल भी घबराना ना कि मुझे बार बार अपना जिक्र करना पड़ रहा है, वो मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ ताकि यू कैन रिलेट विद मी, ठीक है। और मैं उन लोगों में से हूँ जो दूसरों की गलतियों से ऑब्जर्व करके सीखती है, ठीक है, बजाय इसके कि मैं खुद एक्सपेरिमेंट करूं, मैं खुद फेल हूं और फिर मैं उस चीज से सीखूं। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं दूसरे ने जो गलती की हुई है ना, मैं उसे ऑब्जर्व करके सीख लूंगी, इसका ये नतीजा निकलने वाला है और मुझे ये काम नहीं करना। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू बिकॉज आप सबका ड्रीम होगा सीएसएस करना, आप भी यही करें। यू डोंट नीड टू हिट योर हेड विद स्टोन, ठीक है। विदाउट हिटिंग भी आप इस चीज को कर सकते हो। नेक्स्ट, राइटिंग प्रैक्टिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट अंडररेटेड वन ऑल्सो। आप सबको पता है कि पेपर में आपने ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बट आप सब लोग जो है इस चीज को अवॉइड करने की बेहतरीन कोशिश करते होंगे, क्योंकि मैं भी करती थी, सब एस्पायरेंट्स करते हैं। डर होता है, फियर होता है कि अगर मैं लिखूंगी तो मैं उस लेवल का नहीं लिख पाऊंगी, ठीक है। और ये जो हमारा माइंड है, ये जो फियर क्रिएट करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फियर हम राइटिंग प्रैक्टिस करते ही नहीं है। और अगर हम करते हैं तो हम जाके इसको जैन में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब हमारे पास ऑलरेडी टाइम कम है, हमने ऐसे भी लिखना है, हमने बाकी जो 12 सब्जेक्ट्स हैं सबको लिखना है, तो फिर हमें ये समझ नहीं आ रही होती हम कौन सा सब्जेक्ट लिखें और किसको हम छोड़ दें, ठीक है। तो ये जो राइटिंग प्रैक्टिस है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जो हमारा स्कोर जो है वो ड्रॉप कर देती है। अगेन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि विजुअल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, सब पेपर्स में इंपॉर्टेंट हैं, बट पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं जीएसए की, तो इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा है, ताकि आपका एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करे तो उसको ये फील आनी चाहिए कि ये पेपर जीएसए का ही है, और बल्कि ये नहीं है कि आपने बस पैराग्राफ्स वहां पे छापे हुए हैं, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब आप लिख रहे होते हो तो आपको कोई फीडबैक नहीं मिलता, ठीक है। आप इधर से उधर रोमिंग करते हो, इसके पास जाओ, उससे पूछो, इसको चेक करवाओ, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्ट अपना यहीं से लिया था कि हर बंदे का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, सेम गोज विद दिस। हर बंदा आपका पेपर चेक करके आपको एक अलग बात की कहानी सुनाएगा। कोई कहेगा भाई अगर आप 5 पेजेस नहीं लिखोगे तो नो नो नो, यू कैन नॉट डू इट, ठीक है। कोई आपको कहेगा कि अगर आप 10 डायग्राम्स ऐड नहीं कर रहे तो नहीं नहीं आप नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत कुछ है, तो ये जो प्रॉपर और एक अच्छा फीडबैक आप लोगों को नहीं मिलता, उसकी वजह से भी हमारा जो स्कोर है वो ड्रॉप होता है और मे बी हम सब्जेक्ट जो है वो फेल कर जाते हैं, ठीक है। फिर सीएसए इसका सॉरी जीएसए के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट चीज है ऑब्जेक्टिव। आप सबको पता है 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है, और वो सारे के सारे एमसीक्यू साइंस पोर्शन का होते हैं। तो अगर आप साइंस पोर्शन को अच्छे से प्रिपेयर करो तो आपका ये वाला काम भी हो जाए, ठीक है। और इसके साथ जो आपके एमपीटी में साइंस पोर्शन में से, एवरीडे साइंस में से एमसीक्यूज आएंगे आपके, वो भी हो जाएंगे। और इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, ये मुश्किल नहीं है। इसके लिए दो ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला तो ये कि जो चीज आप पढ़ो उसको समझ के पढ़ो, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करो। जब आप एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लोगे ना, तो उसमें से एमसीक्यूज पिक करना आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। ना मैं रट्टा लगाती हूँ, ना मैंने आप लोगों को रट्टा लगवाना है। दूसरी बात,
आप हर रोज डेली बेसिस पे 20 से 30 एमसीक्यूज अगर याद कर लो ना, जिन लोगों को आदत है कि चलो मैंने कॉन्सेप्ट से नहीं करनी, मैं जो ऑलरेडी पास पेपर में एमसीक्यूज आए हुए मैं वो करूंगा, ठीक है, उससे भी आप इस चीज को कवर कर सकते हो। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप ये जो 20 नंबर है ना आपके मुफ्त के, ये तो आप लो ना। इसमें तो ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, इसमें ना लिखना है, ना डायग्राम्स बनानी है, ना विजुअल्स हैं, कुछ भी नहीं है। बिकॉज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मुझे एंड पे कहेंगे मैडम हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है, हम अच्छा ड्रॉ ही नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनके मसले भी हल करने हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव हम प्रिपेयर करेंगे। मेरे सेशन में जब मैं आपको एक लेक्चर दिया करूंगी तो उसके रेलिवेंट जितने भी एमसीक्यूज होंगे, पहले तो हम उसको क्लास में हाईलाइट कर लिया करेंगे, ठीक है, और फिर क्लास एंड पे जो है हम उन ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व भी कर लिया करेंगे। तो मैं तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को साथ साथ करवाऊंगी, ताकि आप इस 20 में से मैक्सिमम 18 नंबर तो स्कोर करो ना। इसमें से 18 से क्योर कर लो, फिर बाकी जो है उनकी तरफ हम चलेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। ये भी मैं बता चुकी हूँ कि इस सब्जेक्ट को हर एस्पिरेंट जो है वो एज अ स्टेप चाइल्ड कंसीडर करता है। वो कहता है कि यार इसको हो जाएंगे, कर लेंगे, देख लेंगे, साइंस मेरा है नहीं, इसलिए मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है, और इस वजह से ये आपका जो है ना स्कोर इसमें लो आता है। और दूसरा, आपके आंसर जो हैं वो बिल्कुल ही अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। ये तो प्रॉब्लम हर सब्जेक्ट के साथ है। मैं आपको ये करना भी सिखाऊंगी, ठीक है, जिस तरह से मैंने किया। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपने नोट्स, अपने आंसर्स, वो सारी चीजें मैं आपके साथ अपनी क्लास में शो करूं, आपको दिखाऊं। अगर आप में से किसी को चाहिए होंगे तो आई विल शेयर एवरीथिंग। मैं वो सबको जो है वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगी, ताकि आप लोग उनको टाइम टू टाइम देखो और समझो। ऐसा क्यों है? बिकॉज जब मैं प्रिपेयर करी थी ना, तो मेरी कोशिश यही होती थी कि मुझे जो है ना वो किसी का अटेम्प्ट किया हुआ पेपर मिल जाए। अपना तो मैंने कर लिया, अब मुझे किसी का पेपर चाहिए अटेम्प्ट किया हुआ, जिसको मैं एज अ रेफरेंस इस्तेमाल करूं। और ट्रस्ट मी यू गाइस, कि ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको यूट्यूब पे मैंने नहीं देखा, जिसकी कोई वीडियो ऐसी हो, कोई ऐसा सीएसएस से रेलिवेंट हो जिसको मैंने नहीं देखा, यूपीएससी से कोई रेलिवेंट चीज हो जिसको मैंने नहीं देखा। आई ट्राइड एवरीथिंग, क्योंकि मैंने बताया मैं किसी एकेडमी नहीं गई थी, तो फिर मेरी पूरी तैयारी थी, कि पूरी कोशिश मेरी थी यूट्यूब, एप्स, जो वेबसाइट्स बनी हुई हैं सीएसएस के हवाले से, वो सब, उन सबको देखना पड़ता था। फिर कहीं जाके मैं इस काबिल होती थी कि मैं किसी एक पेपर को या मैं किसी एक चीज को अटेम्प्ट कर पाऊं। और ये वो सारी बातें हैं जिसे आप सब लोग जो है वो रिलेट करोगे। बिकॉज एज अ एस्पिरेंट हमारी कोशिश ये होती है कि हम वो सब कुछ करें जो हमसे पहले सीएसएस टॉपर्स कर चुके हैं या जो क्वालिफायर्स कर चुके हैं। सेम हैपेंड विद मी, यही सब कुछ मैं करती थी और इससे बहुत ज्यादा टाइम लगता था। और अब ये सेशन आप लोगों को देने का मकसद यही है कि जिस काम को करने में मेरे घंटों लगते थे, वो काम आपको किया हुआ मिल जाए और आप सिर्फ उससे फायदा उठाएं, ठीक है। मूविंग फर्दर, ये वो सारी चीजें हैं जो मैं अपने कोर्स में आप लोगों को करवाऊंगी और जिन पे मेरा फोकस होगा। वैसे मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन फटाफट हम इन चीजों से गुजरते हैं। पहली बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को अंदाजा हो चुका होगा अब तक कि जिस चीज की मैं बहुत हक में हूँ वो पेपर प्रेजेंटेशन है, एक अच्छा लिखा हुआ पेपर, ठीक है। ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगी। आप किस तरह से पेपर में हेडर्स ऐड करते हो, ठीक है, किस तरह से आप सब हेडिंग्स ऐड करोगे, किस तरह से आपने उसकी नंबरिंग करनी है, किस तरह से हम कौन कौन से मार्कर्स और कौन कौन सी चीजें हम इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से हम अपने आंसर को स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। अगर आपको आता है क्वेश्चन तो हम कैसे लिखेंगे, अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता, आपको उसके बारे में सिर्फ 1 और 2 लाइंस पता है, फिर हम उसको 4 पेजेस पे कैसे लेके जाएंगे, ठीक है, या हम उसमें से 2 पेजेस और एक विजुअल कैसे निकालेंगे। ये सारी बातें वो हैं जो मैं आप लोगों को अपने सेशन में सिखाऊंगी। कंप्लीट सिलेबस हम कवर करेंगे, कुछ नहीं छोड़ना हमने। बिकॉज आपने जीएसए के पेपर में देखा होगा, पहले ऐसा होता था कि आप कुछ टॉपिक्स जो हैं वो छोड़ सकते थे, अब ऐसा नहीं है। वो किसी भी हेडर में से क्वेश्चन उठाता है और वो आपको दे देता है और आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है, ठीक है। हम कंप्लीट सिलेबस अटेम्प्ट करेंगे, पूरा सिलेबस करेंगे, और सिलेबस के साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो पास पेपर्स हैं, ठीक है। हम पास पेपर्स का पहले थॉरली एक पूरे लेक्चर में एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किसको हमने प्रायोरिटी पे करना है, ठीक है। हम प्रेफरेंस अपनी रखेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस पे कौन सा पार्ट होगा, सेकंड पे कौन सा होगा,
इस तरह हम अपना पूरा सिलेबस अपना कोर्स खत्म करेंगे और अपना सिलेबस जो है वो उसको खत्म करेंगे। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट की बात मैं कर चुकी कि आपके पास 9 मिनट्स होंगे सिर्फ एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर आप एबिलिटी वाला पोर्शन में, आप एबिलिटी में बहुत अच्छे हो, आप क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो, तो फिर जो है वो आप ऐसा कर लो कि आपके पास साइंस के सवाल के लिए 12 मिनट होंगे मैक्सिमम, ठीक है। 12 से 13 मिनट आप लगा लो। इन 12 से 13 मिनट में आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करना है, प्लान भी करना है, डायग्राम्स भी ड्रॉ करनी है, एंड यू नीड टू डू एवरीथिंग। और बहुत सारा टाइम तो मार्कर्स चेंज करने में लग जाता है। तो ये सब कुछ जो है वो आप मेरे कोर्स में सीखोगे, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्टिव हम करेंगे प्रिपेयर, जो आपके एमपीटी में भी हेल्पफुल होगी और आपके मेन पेपर में भी। नेक्स्ट, वैसे आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी पेपर का स्ट्रक्चर जानते हैं, लेकिन मैं फटाफट इससे गो थ्रू होती हूँ कि जो आपका पेपर है जीएसए का, लेट मी चेंज द कलर। जो जीएसए का पेपर है, इसके दो पोर्शन होते हैं। नंबर 1 साइंस पोर्शन, ठीक है, और दूसरा इसका पोर्शन एबिलिटी का पोर्शन है, जिसको मैथ्स भी कहते हैं, ठीक है। जो साइंस वाला पोर्शन है ये 60 मार्क्स का होता है, और एबिलिटी वाला जो है ये 40 मार्क्स का होता है। इस 60 में से आपको 40 का सब्जेक्टिव आता है और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। ये 2025 का पेपर है, मैंने रखा हुआ है ताकि आप एक स्ट्रक्चर एक दफा समझ लो। ये 4 मेन क्वेश्चन है जो पेपर में आपको साइंस के पोर्शन में आने वाले हैं, ठीक है। और इसमें से कोई 2 आपने अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के 4-4 पार्ट हैं, ठीक है। तो अगर आप 2 अटेम्प्ट करते हो तो इसका मतलब आपने इन टोटल 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। और ये आप लोगों को पता होगा कि आपने ये जो एक क्वेश्चन के चार पार्ट्स हैं, ये आपने एक ही दफा अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर एग्जांपल, आप क्वेश्चन नंबर 2 डिसाइड करते हो, क्वेश्चन नंबर 2 आपने खत्म करना है, जब फिर उसके बाद आपने एक बड़ा सारा हेडर देना है क्वेश्चन नंबर 3 का या 4 या 5, जो भी आप करना चाहो, ठीक है। फिर आप ये 5 4 के 4 पार्ट इसके पूरे करोगे। पार्ट्स आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन के पार्ट को दूसरे क्वेश्चन के पार्ट में आप नहीं लिख सकते, दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, वरना एग्जामिनर ढूंढता रहेगा, और जो ढूंढने में उसको गुस्सा आएगा उसमें वो आपके नंबर काटेगा और वो आपका क्वेश्चन जो है वो क्रॉस, ठीक है। इस चीज को हम अवॉइड करेंगे और हम अपना पेपर जो है उसको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के साथ लिखेंगे। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पेपर। मूविंग फर्दर, स्ट्रेटेजी। अब ये वो पार्ट है, ऐसे इसमें बहुत सारी बातें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन आई एम गोना टेल यू अगेन। ये उन स्टूडेंट्स के लिए अब इम्पोर्टेंट है जो चाहते हैं कि वो जीएसए को खुद प्रिपेयर करें, ठीक है। और वो सेशन ज्वाइन नहीं करना चाहते, कोई मसला नहीं है, आप लोग खुद प्रिपेयर करो। कैसे प्रिपेयर करोगे वो बताना जो है मेरा मकसद है। फर्स्ट थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सिलेबस। प्लीज 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 सिलेबस डाउनलोड करो, और इट विल डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप मेरी तरह जो है वो पेपर वाला पर्सन हो, क्योंकि मैं पेपर वाला पर्सन हूँ, मुझे हर चीज जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में अपने टेबल पे चाहिए, ठीक है। अगर आप उनमें से हो तो ये जो सिलेबस है, आई एम गोना शो यू द हियर, ये जो सिलेबस है इसको प्रिंट फॉर्म में अपने सामने रख लो, ठीक है, और इस सिलेबस को पढ़ो। अगर आप जीएसए का सिलेबस देखो ना, तो यहाँ पे सिर्फ टर्म्स लिखी हुई हैं। यूनिवर्स, व्हाट अबाउट यूनिवर्स, किसी को नहीं पता। यूनिवर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जब आप इसको खोलो, ठीक है। तो ये जो सीए का जीएसए का सिलेबस है, ये इतना जनरल सिलेबस है, इतना जनरल सिलेबस है कि आप इसको खोलते चले जाओ और ये फोल्ड होता चला जाएगा। मतलब इतना सिलेबस है, यू डोंट नो गैलेक्सी अगर पढ़ना है तो गैलेक्सी में स्पेसिफिकली क्या पढ़ना है, गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी कैसे बनती है, ठीक है, गैलेक्सी के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यू नेम इट, और आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बायो के स्टार्ट पे आते हो, इन्होंने अब क्या लिखा हुआ है, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर आप फिजियोलॉजी को स्टार्ट करना शुरू करो तो इसमें कितने सिस्टम है ह्यूमन बॉडी के, आपको सर्कुलर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ह्यूमन हार्ट एंड ऑल दिस थिंग। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, आपको नर्वस सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, और ये सिस्टम खुद ही बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है, ठीक है। नर्वस सिस्टम को अगर आप शुरू कर लो, आप ब्रेन पढ़ोगे, आप स्पाइनल कॉर्ड पढ़ोगे, आप नर्व्स पढ़ोगे, और ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। पहले पहले जो था 2024 का अगर आप पेपर देखो, मैं अभी एनालिसिस करूंगी, उससे पहले अगर आप देखो ना तो जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता था ना वो मेन हेडर में से पूछ लेता था, ठीक है। अगर आप देखो तो रोटेशन और रेवोल्यूशन का जो क्वेश्चन है ये बहुत दफा पेपर में आया हुआ है,
ठीक है। सोलर लूनर एक्लिप्स पे बहुत दफा पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, अर्थक्वेक पे आया हुआ है, वोल्केनिक एरप्शन पे आया हुआ है, साइक्लोन पे है, टोर्नाडोज पे है, अवलांच पे एक दफा सवाल आया, बस स्पेसिफिकली टू पाकिस्तान अगर हम बात करें, ठीक है। अब रिसेंट जो है वो पेस्टिसाइड्स पे बड़े क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर पे क्वेश्चन है। अब फर्टिलाइजर लिखा हुआ है, बट फर्टिलाइजर में से वो क्या पूछेगा ये आपको नहीं पता। आपने फर्टिलाइजर है क्या, व्हाट इज फर्टिलाइजर ये भी पढ़ना है, फर्टिलाइजर की टाइप्स क्या हैं आपने ये भी पढ़ना है, फर्टिलाइजर के यूजेस क्या हैं आपने ये भी पढ़ना है, फिर फर्टिलाइजर के नुकसान क्या है, इसके मिस यूजेस क्या है आपने भी पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा था, उसमें उन्होंने पूछा हुआ था नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के बारे में। अब जिस बंदे का साइंस का बैकग्राउंड नहीं है उसको नहीं पता कि फर्टिलाइजर में भी आगे से टाइप्स हैं, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स होते हैं, पोटेशियम फर्टिलाइजर्स हैं, नाइट्रोजन है। तो आप, आई डोंट नो कि आप मेरी बात कैरी कर रहे हो कि नहीं। ये इतना जर्नल सिलेबस है कि आप चीजों को ओपन करते चले जाओ और पूरे पूरे चैप्टर्स आपके सामने ओपन होते रहेंगे, ठीक है। और ये जब मैंने इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, आई रिपीट कि ये मेरा अपना सब्जेक्ट है, इसको मैंने पढ़ा हुआ है, स्टिल मुझे ये चीजें नहीं समझ आ रही थी कि मुझे इसको कितना पढ़ना है, ठीक है। और आपने एक टॉपिक को कितना पढ़ना है ये आपको पता चलेगा पास्ट पेपर से, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे देखना है। अगर आप सिलेबस को देखो ना तो इसमें मेन हेडर जो है वो 5 है। फिजिकल साइंसेस है, बायोलॉजिकल साइंसेस है जिसमें आपने ह्यूमन बॉडी प्लांट्स को पढ़ना है, इन्वायरमेंटल साइंस है, ये तो अगर जिनका इन्वायरमेंट साइंस का होगा पेपर, ये तो सारा पोर्शन उसके अंदर कवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका वो सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसको जीएसए में कवर करोगे। इसमें एवरीथिंग अबाउट एनवायरनमेंट, इसमें आप एटमॉस्फेयर पढ़ोगे, इसमें आप वाटर पोल्यूशन पढ़ते हो, ठीक है। इसमें आपने लैंड पोल्यूशन पूछना है, अभी रिसेंट जो है वो रिमोट सेंसिंग और जीआई से भी बड़े क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो पूछ रहा है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फूड साइंसेस, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन है, प्रिजर्वेटिव्स पे क्वेश्चन है, एंटीऑक्सीडेंट्स पे क्वेश्चन है, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बहुत ज्यादा, बहुत दफा उसने क्वेश्चन, अब ये प्रोटीन है, ठीक है, लेकिन आपको पेपर में क्वेश्चन अमाइनो एसिड में भी मिलेगा। अब जिसने इंडेप्थ तैयारी ही नहीं की उसको क्या पता कि अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो इस तरह से ये सिलेबस जो है ये बहुत जनरल सिलेबस है, और इसको कवर करने के लिए हमें हर हेडर में इन डेप्थ जाना पड़ेगा और हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, सिलेबस को डिवाइड करें और इसको प्रायोरिटाइज करें। प्रायोरिटाइज का क्या मतलब है, हम वो वाले क्वेश्चन जो हैं फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखेंगे, या वो वाले हेडर हम फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखेंगे जो पेपर में बार बार आए हुए हैं, रेपिटेशन पे जो चीजें हैं, ठीक है, वो हम रखेंगे। फिर उसके बाद आएगा पास पेपर, 10 साल के पास पेपर्स आप ले लें। जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी मैंने 2016 से लिए थे, ठीक है। 2016 से लेके 2023 तक के पेपर मैंने लिए थे, क्योंकि 2016 से पहले जो जीएसए का पैटर्न था वो कुछ और था, 2016 के बाद वो चेंज हो गया, ठीक है। तो मैंने 2016 से 2023 के पेपर लिए थे, आप भी इतने ही ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं तो आप जो है वो 2012 से 2023 के पेपर्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप कितना बैक जाके पढ़ना चाह रहे हो। वो सारे पास पेपर्स जो हैं उनका भी प्रिंट निकालिए, जिस तरह से सिलेबस का प्रिंट निकाला है ना, सेम ऐसे ही उन पास पेपर्स का प्रिंट निकालें, सारी चीजें अपने सामने टेबल पे रख लें, अपने हाथ में पकड़ लें एक मार्कर, ठीक है, और लिखते चले जाएं कि ये रेवोल्यूशन वाला सवाल है, कितनी दफा आया है, 2 टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है, 4 टाइम्स आया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन एंटीऑक्सीडेंट्स पे है, कितनी दफा आया है, ऐसे उनको हाईलाइट करते चले जाएं। जब आप ये सारा पेपर्स कर लेंगे, सिलेबस पे हाईलाइट कर लेंगे, देन यू विल नो कि आप, इसको कहते हैं प्रायोरिटाइज करना। फिर आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो बार बार आ रहे हैं। ये वो काम है, या तो ये इस कोर्स में मैं आपकी जगह करूंगी और मैं आपको ये चीज प्रोवाइड करूंगी, अगर आप खुद प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये काम जो है वो आपने खुद करना है, ओके। ये दो काम करने के बाद नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम इज नोट्स मेकिंग। आपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब नोट्स बनाने की दो अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं, ये आप एस्पायरेंट्स पे डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या करना है। कुछ लोग जो हैं वो लॉन्ग नोट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब उनके पेपर पास आते हैं तो वो उनको शॉर्ट कर लेते हैं, या जब वो रिवाइज करते हैं चीजों को तो वो उनको बुलेट्स पॉइंट पे कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो मेरी अपनी स्ट्रेटेजी है जो मैं आप लोगों को बताऊं तो वो ये है कि मैं हमेशा
लॉन्ग नोट्स बनाती हूँ। लॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि मैं पैराग्राफ्स लिखती हूँ अंदर, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि एक टॉपिक की जितनी भी डायमेंशंस हैं वो सब मैं लिखती हूँ, ठीक है। वो सारी डायमेंशंस मैंने लिखनी है, और डायमेंशंस लिखने के साथ साथ एक क्वेश्चन में जितने भी विजुअल्स हो सकते हैं ये मैं अपने नोट्स में ही ऐड कर लेती हूँ। सैंपल्स दिखाती हूँ आगे मैं आपको। इसका फायदा ये होता है कि ये विजुअल जो एक दफा आप अपने हाथ से गुजार चुके होते हो, बना चुके होते हो, ये आपके माइंड में फिक्स हो जाता है। जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करने बैठते हो, ठीक है, या आप मेन पेपर में बैठते हो, ये विजुअल आपके माइंड में होता है, ठीक है, कि आपने एक पॉइंट लिखा यहाँ पे और आपने फटाफट जो है वो इसका ग्राफ ड्रॉ किया, या आपने उसकी फटाफट ऐसे करके एक डायग्राम ड्रॉ की, एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो ये काम मैं करती थी कि मैंने हर डायमेंशन भी लिखनी है, ठीक है, और मैंने उसके साथ में उसके विजुअल्स भी ऐड करने हैं, ताकि जिस दिन मैं रिवीजन करने बैठूं या मैं कोई आंसर अटेम्प्ट करने बैठूं तो मेरे पास ये सारी चीजें ऑलरेडी हों और मैं इनको रिवाइज करूं और मैं इनको लिख सकूं, बजाय इसके कि लास्ट मोमेंट पे मुझे कोई सवाल नजर आए और मैं गूगल पे उसको ढूंढने चली जाऊं। तो ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ होता था। जब आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएं, फिर उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, टाइम प्रैक्टिस करनी। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप में से जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं वो पहले ही दिन जो है वो टाइमर लगा लें और 10 मिनट का टाइमर लगा के जो है वो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, क्योंकि जब आप पहली दफा पेपर पेंसिल पकड़ोगे यू डोंट नो के व्हाट टू राइट। आता सब कुछ होगा बट यू डोंट नो व्हाट टू राइट, ठीक है, यू डोंट नो हाउ मच टू राइट, यू डोंट नो कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है, ठीक है। तो पहले दिन तो ये दैट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन आप लिखें। जब आप लिखने बैठो तो स्टार्टिंग में टाइमर ना लगाएं, ठीक है। 3 4 5 दिन जब आप लिख लो फिर उसके बाद टाइमर पे आ जाओ, ठीक है। पहले दिन आपने स्टॉप वॉच नहीं लगानी, बस टाइमर लगाओ, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और देखो आप कितने मिनट में करते हो। कुछ लोग उसको 15 मिनट में करेंगे, कुछ में भी सोचने बैठे तो वो 20 मिनट में करेंगे, ठीक है। बस यहाँ से परेशान नहीं होना। आप ये 15 और 20 से 10 मिनट वाला फासला तय कर लोगे अगर आप इसको कंटिन्यूसली 15 से 20 दिन बैठ के लिखते हो, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है। और फिर ऑब्जेक्टिव है जो आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है। ये वो स्ट्रेटजी है जिससे आपने सारे जीएस सॉरी नॉट जीएस से बट सीएसएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इन सब को आप ये इन पॉइंट्स के साथ प्रिपेयर कर सकते हो। इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में बैठा लो, विदाउट पेपर सिलेबस देखे, विदाउट पास पेपर का एनालिसिस किए, आप जितनी मर्जी एकेडमीज में चले जाओ, जितने मर्जी आप अच्छे नोट्स ले लो, स्लाइड्स ले लो, यूट्यूब देख लो, जो भी कर लो, जब तक आप ये दो चीजों की माइंड में मैपिंग अपने दिमाग में नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता कि आपने कितना करना है और कैसे करना है, ठीक है। ये मेन चीजें हैं और मेन हेडर्स है। ये करने के बाद फिर आता है कि एक टॉपिक में कितना करना है। पहले ये तो देखो कि एक सब्जेक्ट में कितना करना है, ठीक है, और फिर हम जो है वो टॉपिक वाइज देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, ओके। ऑब्जेक्टिव कैसे करना है ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि या तो जब आप सब्जेक्टिव पढ़ रहे हो तो उसमें से आप अपना कॉन्सेप्ट इतना क्लियर कर लो, ठीक है, कि आप उसको पढ़ लो। अगर नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिव की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, पाक एमसीक्यूज आप सब उनसे वाकिफ होंगे, वहां से देख लें। ऑब्जेक्टिव की बुक्स मिल जाती हैं, ठीक है, वहां से मिल जाएंगी। लेकिन जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी मैं ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों को साथ साथ देती चली जाऊंगी पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप इसको वहां से याद कर लेना, ठीक है। सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पास पेपर है, ये 2024 का पेपर है और दिस वन इज 2025 का पेपर। आप अगर एक फर्स्ट लुक में देखो ना तो 2024 के पेपर के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही जेनेरिक और स्मॉल हेडर के साथ हैं, ठीक है, लेकिन 2025 में उसने चीजों को एलेबोरेट कर दिया हुआ है। और अब ये कितनी एलेबोरेशन है इसका अंदाजा आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद होगा, ठीक है। पहले 2024 का पेपर देखते हैं। उसने टीबी पूछा। अब अगर आप सिलेबस में जाके देखो ना, अगर किसी के पास सिलेबस पढ़ा है या बाद में देख लेना, सिलेबस में टीबी है ही नहीं। लेट मी शो यू। ये कुछ डिजीजेस लिखी हुई हैं, पोलियो है, डायरिया है, मलेरिया है, हेपेटाइटिस, डेंगू, बस। इसमें कहीं पे भी टीबी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में क्या है, टीबी है। व्हाई? ये एपिडेमिक्स यहां से उसने उठा लिया है, ठीक है। और उन्होंने आपसे, अब बहुत सारे एस्पायरेंट्स को हेपेटाइटिस तो पता होगा बट दे डोंट नो टीबी, और इसकी वजह से उनका इस क्वेश्चन का सिर्फ ये 2.5 नंबर वाला क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर पाएंगे, 2.5 वाला छूट जाएगा, ठीक है।
ऐसे ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये 1-1 हेडर के साथ हैं। सिलेबस में देखो तो रिमोट सेंसिंग भी आपको नजर आता है, जीआईएस भी नजर आता है, प्लास्टिक्स एंड इलास्टिक्स भी प्लास्टिक्स नजर आएगा, इलास्टिक्स सिलेबस में नहीं है, तो ये भी हमें यहाँ से पता चलेगा। कार्बोहाइड्रेट्स और वाइटामिन का रोल है, ठीक है, ये पीछे है। अब लिवर एंड पेनक्रियास, पीछे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, सिर्फ फिजियोलॉजी, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि फिजियोलॉजी में ह्यूमन बॉडी के सारे सिस्टम, सारे ऑर्गन्स आते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिवर और पैनक्रियास पूछा है, यहाँ पे वो आपसे ब्रेन भी पूछ सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पूछ सकते हैं, हार्ट पूछ सकते हैं, स्प्लीन पूछ सकते हैं, व्हाट्सोएवर जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि जो सिलेबस है और जो पेपर है दोनों बहुत डिफरेंट हैं। और ये पेपर से देख के आपको पता चलेगा कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो सिलेबस से हट के आ सकते हैं, और इसी को एनालिसिस कहते हैं। यही आपने करना है बैठ के सिलेबस और पास्ट पेपर्स को देख के, ठीक है। अब 2025 के पेपर में आ जाए, रोटेशन और रेवोल्यूशन तो बहुत दफा रिपीट हुआ है, ये समझ में आता है, ठीक है। अब ये देखें, व्हाट आर हरिकेन्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड, कैसे बनते हैं, व्हाट लेवल ऑफ डैमेज दे कैन प्रोड्यूस। अब ये उसने स्पेसिफाई कर दिया है। अगर सिंपल क्वेश्चन होता है हरिकेन क्या है, तो आप हरिकेन बताते, ठीक है, आप ये बताते कि इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, इसको साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, टर्नेडोस के नाम से जाना जाता है, ये ऐसे ऐसे अपीयर होता है। बट यहाँ पे उसने आपसे ये नहीं पूछा, उसने बस ये पूछा, आपने एक्सप्लेन कर दिया, आपने इसकी एक डायग्राम ड्रॉ कर दी, अगला सवाल है वो बनते कैसे हैं, स्पेसिफाई कर दिया। नेक्स्ट, किस लेवल का डैमेज वो करते हैं। अब जिस बंदे ने ये पढ़ा होगा वही ये बता सकता है, अगर कोई दूसरा एस्पिरेंट होगा तो फिर वो इसको जेनेरिक तरीके से लिखेगा कि बिल्डिंग्स तबाह हो जाती हैं, ठीक है, और लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत सारी जानें जो हैं वो इसमें जाती हैं, सो ऑन चीजें, तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, वो सॉरी जेनेरिक हो जाएगा, वो कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं दे पाएगा। तो ये सारा पेपर जो है वो आपके सामने है। एक और क्वेश्चन देख लें, हाउ वाटर पोल्यूशन इज प्रोड्यूस। ये क्वेश्चन नहीं है कि व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, हाउ वाटर पोल्यूशन इज प्रोड्यूस, मतलब कॉजेज, कहाँ कहाँ से वाटर पोल्यूशन आता है, ठीक है। डिस्क्राइब द पार्ट प्लेड बाय बैक्टीरिया आफ्टर अ रिवर हैज बीन पोल्यूटेड बाय सीवेज। एक दरिया है, उसमें अगर गंदा पानी जा रहा है तो गंदे पानी से पैदा होने वाला जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा उसमें, ठीक है। उसका जितना फ्लोरा फाना होगा वो सारा का सारा जो है वो इस बैक्टीरिया की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम ये चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि क्वेश्चन कितने ज्यादा स्पेसिफिक हैं। दीज क्वेश्चंस आर नॉट एनी मोर जनरल, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपसे पूछें व्हाट इज दिस एंड व्हाई दिस हैपेंड, ठीक है। सो आपको ये सारा जीएसटी का पेपर जो है वो अब इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, सारा सिलेबस आप लोगों को करना पड़ेगा, फिर ही आप जो है वो ये कर सकते हो। फिर है हाउ टू मेक नोट्स, ये कुछ सैंपल्स हैं जो मैंने ऐड किए हुए हैं, ठीक है, आप इनसे अपनी रेफरेंस ले सकते हो। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, इसको ड्रॉ किया हुआ, ठीक है। और ये वो डायग्राम्स हैं जिनको आप विद इन 90 सेकेंड्स जो है या विद इन 60 सेकेंड आप इन सारी डायग्राम्स को ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। मैं डायग्राम्स आप लोगों को करवाऊंगी ही वो जो कि इजी हो और क्विकली आप जो है वो उसको ड्रॉ कर पाओ, ठीक है। ये कुछ और डायग्राम्स हैं, ये मेरे अपने नोट्स हैं जिस तरह से मैं बनाया करती थी। ये अगर आप देखो तो ये प्लैनेट्स में से है, ठीक है। ये जो डायग्राम है दैट इज फ्रॉम फर्टिलाइजर्स, के नाइट्रोजन का क्या रोल है, पोटेशियम का क्या है, ठीक है, फॉस्फोरस का क्या है, ये वो है। ये सेल है, एनिमल सेल इट इज, ओके, दैट्स अ डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। ये वैक्सीन्स की डायग्राम है एंड सो ऑन। ये बस कुछ सैंपल्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लगाए हैं मेरे अपने नोट से। आप में से जो मेरा कोर्स ज्वाइन करेगा उनको मैं इसके पीडीएफ्स वैसे भी दे दूंगी, आपको ये भी हेल्प आउट कर देंगे, जो स्लाइड्स होंगी वो आपकी हेल्प आउट करेंगे। अगर कुछ आप वैसे तो आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ और पढ़ने की, लेकिन इनकेस अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप जो है वो इनसे रेफरेंस लेके खुद से पढ़ सकते हो, ओके। सो दीज आर सम डायग्राम्स। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने डायग्राम्स लेके जो है वो छोड़ दिया हुआ है कि अब आप खुद ही समझते रहो, मैंने ड्रॉ कर दिया बाकी काम तुम्हारा है, समझ लो, नो, आई हैव रिटन एवरीथिंग अलोंग दैट, ठीक है। लेबलिंग अलग है और जो पॉइंट्स मेंशन है वो अलग है, तो दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। डायग्राम बना के उसको बताना भी है। ये एक डायग्राम है जिससे आरएनए से प्रोटीन बनती है, ठीक है। ये मैंने डायग्राम तो ड्रॉ की है, मैंने साथ में एवरी स्टेप में बताया भी है कि कौन से स्टेप पे क्या हो रहा है,
ऐसी ही डायग्राम्स हैं जो जीएसए के पेपर में आपके पेपर को स्टैंड आउट बनाती हैं, ठीक है, आपका पेपर बाकियों से मुख्तलिफ लगता है और आप अच्छा स्कोर करते हो। अब डायग्राम्स के अलावा और क्या हो सकता है? डायग्राम्स के अलावा ऑफ कोर्स फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट है, बजाय इसके कि आप अमाइनो एसिड की टाइप्स को जो है वो पैराग्राफ की फॉर्म में लिखो, आप इसको जो है वो इसमें टेबल की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, टेबल की फॉर्म में लिख सकते हो। ये ग्रीन हाउस गैसेस का एक ग्राफ था, वो मैंने ऐड किया। फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस हैं, वो मतलब आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लिखने की बजाय आप विजुअल्स की फॉर्म में एग्जामिनर को दिखा सकते हो, जिससे उसको पता चले कि हाँ इसने तैयारी की हुई है और दिस इज द जेन्युइन स्टूडेंट और जेन्युइन एस्पायरेंट जिसने अपनी प्रिपरेशन में टाइम लगाया। ओके ओके, मुझे लगता है कि मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, जिसमें हमने मेरे इंट्रोडक्शन से लेके जीएसए की प्रिपरेशन तक एवरीथिंग हमने डिस्कस कर ली है। नाउ इट्स टाइम फॉर यू गाइस। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन चैट में ड्रॉप कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क मी, जस्ट गो फॉर इट। डोंट कंसीडर कि आपके सामने कोई मेंटोर बैठा हुआ है, कंसीडर योरसेल्फ कि एक एस्पायरेंट के सामने दूसरा एस्पायरेंट है, और जिस तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं जस्ट गो फॉर इट। अलीजा का क्वेश्चन है कि मैम कितना टाइम लगेगा सेशन में? तो आज सेशन में 16 क्लासेस होंगी, एक मंथ का सेशन है, ठीक है, एक वीक में 4 क्लासेस हम लेंगे और 16 क्लासेस में मैं आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी। सारा मटेरियल और डाटा जो है वो सब मेरी तरफ से होगा, आप लोगों ने बस उसको तैयार करना है और उसको लिखना सीखना है बस, ठीक है। आप लोगों को खुद मटेरियल ढूंढने में मेहनत नहीं करना पड़ेगी, वो मेरी तरफ से होगा। यू जस्ट नीड टू लर्न के लिखना कैसे है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ आंसर्स क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट अदर देन क्वांटिटी। आपको पूरे 4 सफे लिखने नहीं जरूरी, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है और इतना लिखा भी नहीं जाता, ठीक है। ह्यूमनली जिस तरह से विजुअल्स मैंने आपको शो किए हैं, इन विजुअल्स को अगर आप इस्तेमाल करो, ठीक है, और आप इन विजुअल्स के साथ पेपर लिखने बैठोगे तो आप हार्डली 3 सफे लिख सकते हो, ठीक है, जिसमें आपने हेडर भी क्वेश्चन का देना है और बाकी सब भी, और दो 3 पेजेस आर मोर देन इनफ। उन 3 पेजेस में अगर आपने अच्छा लिखा हुआ है तो आपके 5 नंबर जो है वो उसी में से आ जाएंगे, ठीक है। तो 3 पेजेस आर इनफ, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो हम पास्ट पेपर से करेंगे। 10 साल के पास पेपर उठाएंगे हम, 10 से 15 साल के भी ले सकते हैं, वो सारा ऑब्जेक्टिव करेंगे, पाक एमसीक्यू से करेंगे, और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी बहुत सारे एमसीक्यूज उन्हीं कॉन्सेप्ट में से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो दीज आर इनफ। क्लासेस की टाइमिंग जो है वो रात की होगी, सेम लाइक दिस। 7:30 पे हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे और इट विल गोज टू 9, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे और फिर मैंने जैसे आप लोगों को बताया है कि मैं आपको राइटिंग बताऊंगी। हम रिटर्न जो क्वेश्चंस हैं वो लाइव क्लास में अटेम्प्ट करेंगे, तो हमारी क्लास जो है वो 1.5 घंटे से 2 घंटे तक की जा सकती है, ठीक है। तो मेक योर माइंड फॉर दैट। नो, मैथ और एबिलिटी पोर्शन जो है वो मैंने नहीं पढ़ाना, बिकॉज दैट इज नॉट माई स्पेशलिटी। मेरी स्पेशलिटी जो है वो साइंस पोर्शन की है, और मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि आप जिस भी पर्सन से पढ़ रहे हो उससे वही पढ़ो जो उसका स्पेशल है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊंगी दैट विल बी ओनली साइंस पोर्शन। लेकिन इस साइंस के अलावा जहां जहां पूरे सीएसएस में आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू गाइज। मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, लेकिन जो मैंने पढ़ाना है दैट विल बी साइंस पोर्शन। एबिलिटी के लिए एक और टीचर है, ये स्पेशल उनका नाम है, वो आपको एबिलिटी का पोर्शन पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, अब एबिलिटी का पोर्शन पहले सॉल्व करना है या साइंस का पोर्शन, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एबिलिटी का पहले करेंगे तो नंबर ज्यादा आ जाएंगे, साइंस का पहले करेंगे तो नंबर ज्यादा आ जाएंगे। फॉर मी साइंस मेरा जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था, तो मैंने साइंस ही पहले किया है, एबिलिटी मैंने बाद में किया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, एबिलिटी में क्योंकि आपको टाइम कम लगता है, ठीक है, क्वेश्चन आप जल्दी अटेम्प्ट कर लेते हो, तो अगर आप एबिलिटी पहले कर लो तो वो आपकी सेफ साइड है, ठीक है।
पेपर आपके सामने आ गया, पहले 5 मिनट तो आपने लगाने हैं पेपर को पढ़ने में और देखने में कि मुझे क्या बेहतर आता है। अगर आपको एबिलिटी वाली साइड बेहतर आती है, एबिलिटी पहले कर लो। अगर आपको साइंस वाली साइड ज्यादा अच्छी तरीके से आती है तो साइंस वाली पहले करो, एबिलिटी बाद में कर लेना, ठीक है। अब क्योंकि मैथ के कुछ क्वेश्चन, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ में बहुत अच्छे हैं तो वो उसको क्विकली कर लेंगे, कुछ ऐसे होंगे मेरी तरह जो है जिनको मैथ नहीं आता या वो मैथ में अच्छे नहीं है, तो वो वहीं पे बैठे रहेंगे कि यार ये जंपर वर्ड्स जो है इनको आगे पीछे करके मैं कोई लफ्ज बना लूं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए साइंस आप पहले कर लो तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है, इसका मार्क्स पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रायोरिटी बेस में है कि जब आप कर रहे होगे ना एनालिसिस, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे रेवोल्यूशन और रोटेशन जैसे क्वेश्चन है, ये आपको मोर देन 6-7 टाइम्स नजर आएंगे, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है जो ज्यादा रिपीटेड होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 5 से 6 दफा आपको नजर आएंगे, कुछ ऐसा है जो 1 और 2 टाइम्स रिपीट हुए में। तो जब ये आप करोगे ना तो ये आप लोगों को खुद ही आपके सामने होने नजर आने लग जाएगा जब आप 5 से 6 पास पेपर एनालाइज कर चुके होंगे, ठीक है। जो लोग चार्जेस की बात कर रहे हैं वो मुझसे मेरे इनबॉक्स में बात कर सकते हैं, वी विल फाइंड अ वे, बिकॉज मेरा मकसद पैसे चार्ज करना नहीं है, दैट इज द इंस्टीट्यूट डिसीजन। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को गाइड करना है, जो कि मैं अपने लेवल बेस्ट तरीके से जो है कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को कर पाऊँ। बिल्कुल मैं मॉक्स लूंगी। मॉक्स लेने के 2 तरीके हैं, पहला तो ये जो हम लोग पढ़ रहे होंगे वो साथ साथ आप लोग रिटर्न में जो है मुझे करके भी दिखाएंगे। मैं खुद आपके सामने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी, ठीक है, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और मैं आप लोगों से करवाऊंगी, आप लोगों को डायग्राम्स बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप जो 2 बातें आपके दिमाग में चल रही हैं उन 2 बातों को आपने विजुअल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, किस तरह से मैं करती हूँ। तो ये सब मैं आपको सिखाऊंगी और ग्रैंड मॉक्स भी होंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम लाइबा फ्रॉम फैसलाबाद। आई हैव जनरल क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर एमपीटी अलोंग विद। ओके, जब आई वाज प्रिपेयरिंग एमपीटी मेरे लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ठीक है, बिकॉज एमपीटी में अगर आप देखो ना तो आपकी पासिंग रेशियो बहुत कम है, आपको सिर्फ 66 मार्क्स चाहिए। और एमपीटी को अब ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके जो है वो 180 नंबर आ जाते हैं तो वो सीएसएस में इंक्लूड हो जाएंगे, दैट्स जस्ट माय ओपिनियन, ठीक है। तो एमपीटी में बहुत सारा टाइम आप लोगों ने नहीं लगाना। जब आप अपने सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे होगे ना, आप उसके ऑब्जेक्टिव साथ साथ प्रिपेयर करते रहो, एमपीटी आपका वैसे ही हो जाएगा। इंग्लिश में जब आप रेसी वाला साइड कर रहे हो, ग्रामर आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो तो इंग्लिश वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। जनरल साइंस में अगर आप एबिलिटी तैयार कर रहे हो तो जो एबिलिटी के साथ क्वेश्चन आने हैं वो तैयार हो जाएंगे। एमपीटी आपको स्पेसिफिकली टाइम डेजिग्नेटेड करके तैयार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, आप अपनी डेली प्रिपरेशन में एमपीटी को ऐड कर सकते हो कि एक दिन में 1 घंटा जो है वो मैं इन एमसीक्यूज को पढ़ लूं, तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि ब्रॉडर पिक्चर अपने माइंड में रखें। एमपीटी में 180 लेने का भी आपको कोई फायदा नहीं है, यू जस्ट नीड टू पास दैट एग्जाम, ओके। आपका जो मेन फोकस है वो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होना चाहिए। डेज आपके मंडे टू थर्सडे होंगी जिसमें क्लासेस होंगी। Okay, how many days should we give to optional subject? That is a very controversial question. ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं, अगर जिस तरह से मैंने आपको बताया ना कि आप सिलेबस डाउनलोड कर लो, पास पेपर सामने खोल लो, इसको एनालाइज कर लो, तो यू विल गेट एन आइडिया कि एक ऑप्शनल को तैयार करने के लिए हार्डली आपको 15 दिन लगेंगे, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जिनकी अप्रोच थोड़ी तेज है, जो थोड़े स्लो लर्नर हैं, जिनको चीजें करने में टाइम लगती है, उनको ऑप्शनल करने में थोड़ी ज्यादा देर लग सकती है। अदरवाइज 15 से 20 दिन आर मोर देन एनफ फॉर एनी ऑप्शनल। बस आपकी अप्रोच ठीक होनी चाहिए। मैं बार बार एक बात कर रही हूँ कि ऐसे नहीं करना कि पहले ये सवाल कर लो फिर वो कर लो फिर उस मेंटोर के लेक्चर्स देख लो फिर उसके देख लो, ऐसे नहीं। ऐसे करोगे तो आपको एक सब्जेक्ट करने में जो है वो 2 महीने लग सकते हैं, ऐसे नहीं। स्ट्रेटेजी बनाओ, मुझसे डिस्कस कर लो, मुझसे बात कर लो, आई विल हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल सब्जेक्ट। जो भी मेरे अपने सब्जेक्ट्स थे मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से आपने प्लान करके चीजों को लेके चलना है ताकि आप जल्दी कवर कर पाओ। ऑफ कोर्स आई विल टॉक ऑन, अभी मैं नहीं कर सकती बिकॉज अगर मैं अब ऐसे पे गई तो हमारी डिस्कशन बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आई विल टेल यू माई स्टडी ऑफ कोर्स। मेरे ऑप्शंस जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस थे, पॉलिटिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस बिकॉज एज माई बैकग्राउंड इज फ्रॉम साइंस, क्रिमिनोलॉजी और पंजाबी, एंड लास्ट वन इज द पब्लिक एड। दैट वर माय ऑप्शनल्स और मुझे हार्डली ये प्रिपेयर करने में
तैयारी के 5 महीने थे, तो मैंने इन्हीं सब में ये सब कुछ प्रिपेयर किया। ऐसे पे आई विल टॉक ऑन डिटेल। ओके, हाउ मेनी टेस्ट सेशंस, इसका आंसर मैं दे चुकी हूँ, बट आई रिपीट कि हम डेली टेस्ट सेशंस करेंगे, डेली रिटन प्रैक्टिस करेंगे। जो आपकी ग्रांट है, जो फुल लेंथ मॉक है, वो आपके 2 होंगे, लेकिन वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी डेली की प्रैक्टिस है, जो मैं आप लोगों के साथ करूंगी और जो मैं आप लोगों को लिखना सिखाऊंगी। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस कितनी होनी चाहिए टू पास? एज मच एज यू कैन, बिकॉज मैंने आप लोगों को शायद ये बात नहीं बताई, मैं अब बता देती हूँ। CSS इज नॉट अबाउट हाउ मच यू नो, CSS इज नॉट अबाउट कि आपने कितनी किताबें पढ़ ली हैं, आपके पास कितना डाटा है। CSS इज ऑल अबाउट हाउ मच यू कैन राइट। आपके पास लिखने के लिए वही, अगर आप जीएसए का पेपर दे रहे हो तो आपके पास 9 मिनट है, अगर आप पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर का पेपर लिख रहे हो तो आपके पास हार्डली वही एक पेपर अटेम्प्ट करने के लिए 25 मिनट है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि उस 25 मिनट में आपने वो सब लिखना है जो आपने पिछले 6 महीने पढ़ा है, तो वो आप कैसे लिख पाएंगे अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन जो मेरी अपनी स्ट्रेटेजी थी वो यही थी कि मैं पास पेपर में से क्वेश्चन देखती थी और मैं आउटलाइन ज्यादा बनाती थी, अंदर लिखने वाला मैं कम लिखा करती थी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ चलेंगे वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इस चीज को समझेंगे कि मैं खुद जिस चीज की हामी हूँ वो यही है कि आपके जो हेडर्स और हेडिंग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बजाय इसके कि आप अंदर क्या 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 लिखते हो। ठीक है, तो राइटिंग प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप कर सको, ज्यादा फोकस रखो कि आप हेडर्स कौन कौन से उसमें ऐड करोगे, आपकी हेडिंग्स जो है वो कैसी होनी चाहिए, इधर वो फ्रेजेस होनी चाहिए, वो सेंटेंसेस होने चाहिए, या उसमें क्या ऐसा हो कि उनको हेडिंग्स दे के ही पता लग जाए कि आपको पेपर आता है। ठीक है, ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर, महद इसका जवाब मैं दे चुकी हूँ। स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई है ये हर पेपर के लिए है, इधर वो ऑप्शनल है या आपका कंपल्सरी है। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस आपको कितनी होनी चाहिए? नहीं, पेपर छोड़ना नहीं है। जो क्वेश्चन सिर्फ 1 और 2 दफा आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप सुपरफिशियली पढ़ लें। ठीक है, उनकी आउटलाइन सिर्फ बना लें, आप इन डिटेल उनको ना पढ़ें। हो सकता है कि वो पहले 2 दफा आया तो तीसरी दफा वो अब आ जाए, तो पेपर छोड़ने के हक में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। सिलेबस आपने करना है ताकि आप पेपर डे पे रिस्क फ्री रह सको। ठीक है, लेकिन ये होता है कि आप सारे क्वेश्चन जो है, मतलब वो हर जो क्वेश्चन प्रेफरेंस पे नहीं है उसको ज्यादा डिटेल में ना पढ़ो, लेकिन पढ़ो। Oh my God, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, I forgot. Can you please guys unmute yourself? Thank you so much, Zubair. Thank you so much. I will try my level best कि मैं CSS का जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में, आपका जो लेंस है, I will change that thing. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुश्किल नहीं है। आप जिन जो चीज हमारे पास नहीं है वो सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं है, अदरवाइज यू गाइज आर गोइंग टू रॉक दिस एग्जाम इंशाल्लाह। ओह सही है, थैंक यू सो मच। मेरे ऑप्शनल्स और आपके सेम है, बिकॉज ये वही ऑप्शनल्स हैं जो मोर और लेस सब लोग सिलेक्ट करते हैं। मैंने भी सेफर साइड पे सिलेक्ट किया था ताकि मैं किसी ट्रेंड स्कोरिंग ट्रेंड का शिकार जो है वो ना हो जाऊं। पॉलिटिकल साइंस कैसे करें? स्ट्रेटेजी विल बी सेम, लेकिन पॉलिटिकल साइंस जो है वो दोनों पेपर्स को अलग अलग करना पड़ेगा आपको। जो पॉलिटिकल साइंस 1 है उसमें जितनी भी सारी थेरीज हैं वो सारा आपको करना पड़ेगा। जो बेसिक्स हैं, डेफिनेशंस हैं, वो पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 जो है वो ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू पॉलिटिकल साइंस पेपर 2। ठीक है, अगर किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको क्वेश्चंस मुझसे पूछने हैं तो आप मुझे वो मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे, मैं नंबर शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो हम उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पे एक पूरे सब्जेक्ट को कंसाइज करना मेरे लिए, Ma'am, for science portion, can we just draw the diagrams related to the question and then just explain the diagrams? Yes, you can. ऐसा नहीं है कि आप just diagrams draw करो, नहीं। मैंने आपको भी अपनी diagrams दिखाई भी होंगी। Diagrams के साथ उनको explain करना जरूरी है, लेकिन जहां क्वेश्चन पूछा हुआ है what is this, वहां पे आपको उसकी definition भी लिखना पड़ेगी। तो हम अपने क्वेश्चन का स्टार्ट हमेशा हमेशा definition से करेंगे। ठीक है, और फिर हम उसके अंदर अपने फ्लो चार्ट्स ऐड करेंगे। आप सिर्फ डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स नहीं कर सकते। ये तो वो बात होगी ना, डायग्राम मैंने लिख दिया अब आप खुद समझते रहे ये क्या है, ऐसा नहीं करना। स्टार्टिंग विद डेफिनेशन एंड एंडिंग विद डायग्राम। ओके, इस चीज को हम फॉलो करेंगे। और हम, और हाँ, पेपर में ज्यादा बुलेट्स भी नहीं ऐड करने होते। हम
सम पॉइंट्स पे हमें चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं, जहां उन्होंने हमसे पूछा है कि आप हमें लिवर एक्सप्लेन करें, लिवर के फंक्शन एक्सप्लेन करें, तो हमें वहां पे प्रॉपर लाइंस लिखनी पड़ेंगी, फंक्शन एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर हम डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। हम बुलेट्स पे नहीं लिख सकते कि लिवर जो है वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, वो आपके टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, नहीं, वी विल एक्सप्लेन कि वो कैसे करता है। मैम हाउ डू वी एनालाइज इफ, मोहम्मद हंसला, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप ये सोचते रहेंगे ना, और आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहोगे, तो आप पूरा साल ही इस चीज पे कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे कि मैं पीर हूँ या ना हूँ। टेकिंग मी एज योर एग्जाम्पल, जिसका सीएसएस के सर्कल से कोई ताल्लुक नहीं था, मैं किसी को नहीं जानती थी, पहली दफा जिन लोगों से मैं मिली थी वो एग्जाम डे पे थे, ठीक है। कि मुझे बहुत फियर भी हुआ था, पहला पेपर भी ऐसे का था, डिफरेंट लोगों से मैं मिली, उनके मैंने एनालिसिस देखे और आई फील स्टक कि यार मेरे से नहीं होना, मैं तो ऐसे भी नहीं लिख पाऊंगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने ऐसे लिखा तो इन्विजिलेटर ने मुझे उसी दिन वहीं पे कहा था कि आप कैसे पास हो जाएगा, एंड दैट थिंग हिट्स मी, ठीक है। तो आपने कंपैरिजन नहीं करना, जो आप कर रहे हैं ना, अगर तो वो सही कर रहे हैं तो वो बेहतरीन है। और जब आप एक क्वेश्चन आंखें बंद करके लिख लो ना, क्वेश्चन देखा पास पेपर में, उसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लो, अगर आप आउटलाइन ड्रॉ करने के काबिल हो तो देन यू आर रेडी टू गो फॉर योर एग्जाम। आपको अब इससे ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट्स को पढ़ना इज वन थिंग, उन सब्जेक्ट्स को लिखने के काबिल होना इज अनदर थिंग, ठीक है। पढ़ लेना ठीक है, आपने नोट्स बना लिए, आपने पढ़ लिए, दैट इज फाइन, बट इफ यू आर रेडी टू राइट दोस थिंग, देन यू आर रेडी टू सिट इन योर एग्जाम। तो ये चीज अपने माइंड में रखें। मैं आपको जरूर गाइड करूंगी पब्लिक एड में भी और क्रिमिनोलॉजी में भी। क्रिमिनोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैंने एक हफ्ते से भी कम टाइम में कर लिया था, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही इजी टू अटेम्प्ट है, ठीक है। जो लोग मेरा सेशन नहीं लेंगे वो लोग भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट मी टाइप माय मोबाइल नंबर हियर, दैट्स माय नंबर फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप में से किसी को कोई भी क्वेश्चन है, सेशन लेना या ना लेना, दैट इज अ सेपरेट थिंग, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन ड्रॉप मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। इट इज नॉट कंपल्सरी, जैनब खान, इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपने नोट्स शॉर्ट बनाने हैं या लॉन्ग बनाने हैं। ये हर कैंडिडेट पे डिपेंड करता है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने आप लोगों को अपना बताया है, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था कि मेरे पास सारा डाटा हो और वो लॉन्ग फॉर्म में हो, ताकि जिस दिन मैं लिखने के लिए बैठूं ना, आंसर राइटिंग के लिए बैठूं, तो मुझे चीजें दोबारा से ढूंढनी ना पड़े। बट ऑन एग्जाम डे जब आपने रिवीजन करनी होती है, तब वो लॉन्ग नोट्स जो है वो आपके लिए एक सेपरेट हॉरर बन के सामने उतरते हैं कि यार इतने सारे पेजेस मैं तो नहीं पढ़ सकती, ठीक है। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों अपनी अपनी जगह पे नेसेसरी हैं। लॉन्ग आप तब बनाते हो जब आप टॉपिक्स को पढ़ रहे होते हो रैंडमली यूट्यूब पे या इधर उधर जहां से भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, आप बस लिखते चले जाते हो जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। जब आप उसको रिवाइज करते हो, फिर आप वो पूरा 5 से 6 सफों पे लिखा हुआ टॉपिक आप उसको 1 पेज पे कन्वर्ट कर लेते हो, दैट इज योर शॉर्ट नोट्स एंड आपका रिवीजन वाला मटेरियल, ठीक है। तो दोनों चीजों की अपनी इंपॉर्टेंस है। बगैर टाइम जाया नोट्स बनाने में नहीं होता। टाइम जाया होता है जब आप बनाते बनाते कभी इंस्टाग्राम पे किसी पे नोट्स देखने लग जाते हो, कभी आप यूट्यूब पे किसी के नोट्स देखते हो, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई हैव आल्सो डन माई सेल्फ, इसलिए मुझे पता है, ठीक है। उसमें टाइम जाया होता है, तो नोट्स आपने दोनों बनाने हैं। इन कंक्लूजन, यस यस यू कैन प्रिपेयर महद, आप क्रिमिनोलॉजी और पब्लिक एड अभी भी प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत टाइम है। हार्डली क्रिमिनोलॉजी में तो मैं आपको बता रही हूँ 1 हफ्ता लगेगा। पब्लिक एड थोड़ा सा इन डिटेल सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको टाइम लग सकता है, 12 से 15 दिन लग सकते हैं, बट क्रिमिनोलॉजी 1 हफ्ते में हो जाएगा। मोबाइल नंबर मैंने अपना शेयर कर दिया है, आप लोग वहां से ले सकते हो। थैंक यू सो मच लाइबा, थैंक यू सो मच सहर, थैंक यू सो मच जज़ा मेरी क्लास अटेंड करने के लिए। आप पॉसिबल है सजिला, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि यू नीड टू प्रिपेयर विद द स्ट्रेटेजी, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी का अगर आप पेपर उठा के देखो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप एज अ ऑप्शन एक्सक्लूड कर सकते हो। थ्योरीज हैं, थ्योरीज को एक दफा समझना इज इनफ। थ्योरीज में ऐसा कुछ नहीं है, वो सारी थ्योरी जो है उनको समझने में आपको आधा आधा घंटा लगेगा, ठीक है। और ये मैं आपको रियलिटी बेस पे बता रही हूँ, लंबी बातें नहीं बता रही।
अगर आप उस थ्योरी को अच्छे से समझ लो, यू विल बी राइट टू वो थ्योरी आप अपने लफ्जों में अच्छे तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी में जो मुश्किल चीज है वो सिर्फ है डेफिनेशंस याद करना। अगर आप जुवेनाइल्स का सिस्टम पढ़ने बैठो, दैट इज वेरी इजी। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का एक्ट है, सिर्फ एक जेजे एसओ 2018, वो आपने याद करना है, पूरा का पूरा जुवेनाइल सिस्टम आपका उसमें चला जाता है, ठीक है। पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, दैट इज वेरी इजी। एवरीबडी नोज कि पुलिस क्या करती है, एवरीबडी नोज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, फोरेंसिक्स क्या है। मतलब मैं क्रिमिनोलॉजी पे अब डिटेल यहाँ पे नहीं छेड़ रही, लेकिन इफ आई से कि दैट कैन बी कंप्लीटेड इन 1 वीक, सो इट इज पॉसिबल। और एक क्रिमिनोलॉजी के बहुत अच्छे मेंटोर भी हैं, सर उस्मान साहब, उन्हें जानते होंगे, वो क्रिमिनोलॉजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहो तो दैट कैन बी द ऑप्शन। सजीला, अगर आपसे कंप्लीट नहीं हुई तो डू कांटेक्ट विद मी, आई विल टेल यू इन डिटेल कि आप उसको कैसे कंप्लीट कर सको। जी जी, मैं बिल्कुल आपको बता सकती हूँ, जस्ट डू कांटेक्ट विद मी। थैंक यू सो मच जैनब, थैंक यू सो मच जुबैर। Environmental science, that is also one of the easiest subject in CSS, और उन लोगों के लिए ज्यादा जिनका साइंस का बैकग्राउंड है। इन्वायरमेंटल साइंस में जो इन्वायरमेंट वाला पोल्यूशन सॉरी पार्ट है सारा का सारा, वो तो आपका जीएसए के साथ कंप्लीटली ओवरलैप होता है। अगर आप यहाँ करोगे तो ये वहां कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस में जो चीज थोड़ी सी मुश्किल लगती है वो सारी की सारी कन्वेक्शन जो हैं, जो आपने पहले नहीं पढ़ी हुई, ठीक है। हमने रेड प्लस नहीं पढ़ा हुआ, हमने एजेंडा नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ये चीजें हैं जो थोड़ी सी मुश्किल है, जिसको थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग सकता है। लेकिन फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको गाइडेंस नहीं मिलती, उनके लिए ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो कुछ चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे और उन एक्सप्लोरिंग के दरमियान उनका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक। तो मेरे पास इन्वायरमेंटल साइंस के नोट्स भी हैं, अगर इफ यू वांट तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, दैट विल हेल्प यू ऑफ कोर्स। नहीं, मैंने टॉपिक सारे किए हैं। आई एम टेलिंग यू प्रेफरेंस कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको अगर आप प्रेफरेंस नहीं भी दोगे तो हल हो जाएंगे। मतलब आप उनको करो, लेकिन सिर्फ आप उनके हेडर्स प्रिपेयर करो, रेस्ट यू विल राइट। जेंडर साइंस वो लोग कर सकते हैं जिनका सोशल साइंसेस का बैकग्राउंड है, या जिनको जेंडर की चीजें समझ में आती हैं। मेरा क्योंकि बैकग्राउंड साइंस का था, तो मेरे लिए इन्वायरमेंटल साइंस जो है दैट कैन बी वन ऑफ द सब्जेक्ट जिसको मैंने बहुत आसानी से कर लिया था, ठीक है। टाइम दोनों में सेम लगता है। मेरे कोलीग हैं वो जेंडर स्टडीज उन्होंने किया था, उन्होंने बहुत इन डेप्थ जाके जेंडर स्टडीज को पढ़ा, क्योंकि मैंने ये सब्जेक्ट नहीं किया, इसलिए मुझे इसकी जो एनालिसिस है वो मैं नहीं कर सकती सही से। लेकिन फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड साइंस के साथ है, दे शुड गो फॉर एनवायरमेंटल साइंस। और एनवायरमेंटल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है दैट इज द सेफ सब्जेक्ट, इसको कभी भी जो है वो ट्रेंड, वो क्या कहते हैं, स्कोरिंग ट्रेंड जो है वो उससे हिट नहीं हुआ। एवरी टाइम दिस सब्जेक्ट विल गिव यू गुड मार्क्स अगर आप इसमें इस सब्जेक्ट को इसी के अकॉर्डिंग लेके चलते हो। अरबाब, बिल्कुल ये ओरिएंटेशन जो है ये आप लोगों को मिल जाएगी, और इसकी रिकॉर्डिंग भी आई विल ट्राई के सर उस्मान जो है उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दें। तो अगर आपने लेट ज्वाइन किया था तो आप यूट्यूब से अटेंड कर लेना। थैंक यू सो मच इरम, थैंक यू सो मच। पंजाबी, मेरा भी सब्जेक्ट पंजाबी था। फर्स्टली आई फील कि पंजाबी बहुत आसान है, क्योंकि तो थोड़ी बहुत बोलनी आती है। देन मैंने एक ही बुक ली थी पंजाबी की, आई गेस दैट नेम इज आगाही और समथिंग, आई कैन नॉट रिमेम्बर राइट नाउ। तो वो बुक मैंने ली थी, और गवाही शायद आई डोंट नो, मे बी यू गाइस नो व्हाट द दैट बुक नेम इज। सिर्फ एक वो बुक मैंने ली थी, और मैंने जो है, या अगवाई, थैंक यू सो मच सही है, दैट इज द बुक जिसको मैंने यूज किया था। और पंजाबी को मैंने इस तरह प्रिपेयर किया था कि मैंने वो बुक खोली थी, ठीक है। और उसमें जब आप शायर देखते हो तो उन सब के जो है वो मैंने 2 पेजेस पे नोट्स बनाए थे। एक हेडर लिखा जो हेडिंग मैंने पेपर में यूज करनी थी, और उसका एक शेर लिखा। ये दो चीजें मैंने याद भी की थी, यही दो चीजें मैंने लिखी भी थी, और उसी में से मैंने अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था। बुक को सिर्फ पढ़ा था, और पंजाबी लिखने में मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, तो मैंने यूट्यूब से हेल्प ली, ठीक है। और देन आई विल, मैंने वो कर लिया था। लेकिन वो करने के लिए आपको अगेन नोट्स बनाने पड़ेंगे। आई कैन शेयर माई सैम्पल्स जिससे आप थोड़ा सा रेफरेंस ले सो, ठीक है। ओके, पॉलिटिकल साइंस। मिनाल, पॉलिटिकल साइंस मैंने बताया कि मैं पूरा पेपर डिस्कस नहीं कर सकती, बट द थिंग आई कैन एक्सप्लेन यू इज पॉलिटिकल साइंस 1 जो है, जिसमें आपने उसका जो पार्ट 1 है फिलोसोफर्स वाला,
आप देखो तो कुछ स्पेसिफिक फिलोसोफर्स हैं जो रिपीट होते हैं, ठीक है, वो हार्डली 8 से 9 फिलोसोफर्स हैं। वो फिलोसोफर्स अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका एक क्वेश्चन मस्ट है जो वहां से अटेम्प्ट हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपका मुस्लिम फिलोसोफर्स में से अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो नीचे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। अगर आप उसका पैटर्न देखो ना, 2016 से अब तक के क्वेश्चंस देख लो, तो अगेन एंड अगेन जो है वो आपको सेम सवाल नजर आते हैं, और वो वही सवाल हैं जो सिलेबस की डायरेक्ट डोमेन में से, मतलब उसमें क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 है उसके क्वेश्चन जो हैं वो एलेबोरेटिव नहीं आते, ठीक है। वो सीधा सीधा पूछेंगे आपसे राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं। वो आपसे पूछेंगे कि नाजिज्म क्या है, ठीक है। वो आपसे ये पूछेंगे कि प्लाटो क्या है, एरिस्टोटल क्या है, ठीक है, इनकी थ्योरीज क्या है, या उनकी थ्योरी का कोई एक स्पेसिफिक पोर्शन, तो दैट इज इजी टू कंप्लीट। और ये थेरीज जो है ये आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, यही थेरीज आपको यूट्यूब पे मल्टीपल चैनल्स पे पड़ी मिल जाएंगी। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी। अगर थ्योरी समझ आ गई तो आप पेपर में उसको खुद लिख लोगे, ठीक है। अगेन आई विल टेल यू के अगर यू नीड गाइडेंस रिगार्डिंग नोट्स तो मैं शेयर कर दूंगी। Yeah, honestly, this is the enough time to prepare. और for the most of psychological point of view से मैं बात करूं तो जब स्टूडेंट या एस्पिरेंट प्रेशर में होता है तो वो ज्यादा अच्छा पढ़ता है। जब आपके पास टाइम ज्यादा होता है ना तो आप क्या करते हैं, क्या आप बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है, आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, अभी टाइम है, देखूंगा, ठीक है। दिस इज योर हाईली प्रोडक्टिव टाइम, ठीक है। अगर इसमें आप कर लिया तो आप सीएसएस कर लेंगे, मगर वरना फिर से आपके जो है अगले 2-3 महीने गुजरेंगे कि अभी तो पेपर हुआ है, अब मैं देखूंगा, मैं करूंगा, अच्छा अभी इतने दिन है, इतने, तो ये आपका टाइम है जिसमें आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। कितनी हेडिंग जरूरी है, इट डिपेंड्स क्वेश्चन पे। फॉर मी जो मेरा सीएपीए का पेपर होता था, सर उस्मान मेरे पेपर को एज अ सैंपल भी यूज किया करते हैं अक्सर जब वो पेपर प्रेजेंटेशन पे आप लोगों को क्लास देते होंगे। तो मुझे ऐसा लगता था इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलावा 7 मेन हेडिंग्स जो हैं वो होनी चाहिए आपके क्वेश्चन में, ठीक है। और दैट विल बी इनफ। और जो पेजेस मैं लिखती थी, जितनी मेरी राइटिंग स्पीड है मैक्सिमम मैं लिख सकती हूँ सिर्फ और सिर्फ 6 to 7 पेजेस। दैट इज माई हाइएस्ट स्पीड। इससे ज्यादा मैं नहीं लिख सकती। अगर मैं इससे ज्यादा लिखूंगी तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो खराब कर लूंगी। तो मैं हार्डली 6 से 7 सफे लिख सकती हूँ। मुझे पता बिकॉज ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है लॉ, ठीक है। मे बी अ पार्ट ऑफ इट कैन ओवरलैप विद अ पॉलिटिकल साइंस, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीटली किसी दूसरे सब्जेक्ट में ओवरलैप नहीं करता, और हर सब्जेक्ट में आने वाले हर सवाल की डायमेंशन अलग। तो अगर आप ये कंसीडर करें कि आप पोल साइंस कर लें और सी लॉ साथ में हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। सी लॉ के जो सवाल जिस डायमेंशन से आते हैं वो आपको उसी डायमेंशन से करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। स्ट्रेस, ओह दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैं ये बिल्कुल नहीं कहने वाली कि मैंने जो है वो स्ट्रेस अपना कर लिया था मैनेज, मुझे भी बहुत टाइम लगा था ये करने में, ठीक है। और समटाइम्स आई फील कि नहीं करना, मुझे नहीं करना। और ऐसा मोस्टली तब होता था जब मैं इंस्टाग्राम खोलती थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पता है इंस्टाग्राम पे नोट्स वगैरह अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। उन्होंने सीएसएस किया हुआ है या नहीं किया हुआ ये उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन वो नोट्स वगैरह अपलोड करते हैं, ठीक है। बड़े ही फैंसी चीजें और बड़ी ही इरेलीवेंट और बड़े बड़े हेडर्स के साथ ना वो चीजें अपलोड, जब भी कभी मैं इंस्टाग्राम खोलती थी, ठीक है, ये सोचने के लिए कि मैं कोई टॉपिक यहाँ से देख लेती हूँ, कोई डायमेंशन में देख लेती हूँ, जब मैं वो नोट्स देखती थी ना तो तब तो मेरा दिमाग ही बंद हो जाता था। ऑन अ लाइटर नोट दिमाग बंद, ब्लॉक, कि ये सब कुछ भी है, ये तो मैंने किया ही नहीं है, आई डोंट नो दीज थिंग्स, ये कहाँ से आ रही हैं अब, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर करके डायरी बंद करती थी, जैसे ही मैंने कोई चीज ओपन करनी और वो एक नई चीज जो है वो मेरे सामने खुल जाती थी कि ये भी एक चीज है, ठीक है। तो स्ट्रेस मैनेज मैंने कैसे किया, इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है तवक्कुल। मुझे हमेशा से अपने आप पे यकीन है, ठीक है। और ये यकीन आप लोगों ने भी रखना है। एवरी स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ डूइंग सीएसएस, ठीक है। हर बंदे में ये कैपेबिलिटी है कि वो इस एग्जाम को कर सके। बस जिस चीज में आप और बाकी एस्पिरेंट्स एक दूसरे से अलग हैं वो यही है कि आप लोग जो है वो
एक स्ट्रेटेजी के साथ प्लान करके चीजें नहीं करते, आप लोग अपने आप का जो है ना टाइम और एनर्जी दोनों चीजें गलत जगह पे वेस्ट कर रहे हो, जिसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप एकेडमीज जा सकते हो, मैं एकेडमीज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि विदाउट गोइंग टू एकेडमी आप घर रह के अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके ज्यादा बेहतर पढ़ सकते हो। ठीक है, बिकॉज जब आप बाहर निकलते हो तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती है, और वो सारी डिस्ट्रैक्शन आपका टाइम जो है ना वो कंज्यूम करती है, और आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। तो विद द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, विद योर स्पेसिफिक बाउंड्रीज, आप इन सारी चीजों को कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए पहली बात तवक्कुल, दूसरी बात क्लैरिटी के साथ चलो। जितना ज्यादा क्लैरिटी, उतनी आसानी से आप चीजें करते चलो जाओगे, और आप ओवरवेल्म नहीं होगे कि मैंने ये भी नहीं किया, मैंने ये भी नहीं किया, मैंने ये भी नहीं किया। कट ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग, जितनी भी एप्स और ये सब कुछ है जो अननेसेसरी स्ट्रेस आपको देती हैं, कट ऑफ कर दो। वो लोग आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाले। अगर आपने यूट्यूब में 200 वीडियो सेव की भी हैं, वो आपको हेल्प नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस वो चीज आपको जो है बैठ के उसको देखो, वाइंड अप कर लो। ठीक है, अगर आप अपने इंस्टाग्राम की सेव चीजों में देखोगे तो आपने पता नहीं कितनी चीजें और कितने नोट सेव किए होंगे, वो भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे जब तक आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ एक सब्जेक्ट को कवर नहीं करोगे। ठीक है, बहुत ज्यादा पता होना जरूरी नहीं है, जितना रिक्वायर है, जितना लिखना जरूरी है, सिर्फ उतनी तैयारी करनी है, और इंशाल्लाह यू विल क्रैक इट। ये सारी चीजें मैं एक दिन में नहीं बता सकती, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी, लेकिन मैं आप लोगों को इतना जरूर कह सकती हूँ कि सीएसएस बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हो सकता है बिकॉज हर बंदे की लर्निंग कैपेबिलिटीज अलग होती हैं, हर बंदे की चीजों को पिक करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग एक चीज को जल्दी पिक कर लेते हैं, कुछ लोगों को वो समझने में, अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है। कुछ मेरे जैसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका बैकग्राउंड साइंस का है, जब वो पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एड खोलेंगे तो उनको कुछ समझ नहीं आएगी कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, मुझे भी नहीं आई थी, और मैं वही चीजें आप लोगों के लिए आसान करना चाहती हूँ। जिन चीजों को मैंने समझा है, बार बार पास पेपर एनालिसिस करके, यूट्यूब वीडियोस देखे, लोगों के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स और व्यूज को सुन के, जो चीजें मैंने फाइनलाइज की हैं वो ये हैं। यू जस्ट नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लान, और आपको इतना पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ पे रुक जाना है। ठीक है, तो फिर आप इस टाइम में सीएसएस क्रैक कर लोगे 2026 वाला। आपको बहुत ज्यादा किताबें, बहुत ज्यादा डाटा, बहुत ज्यादा चीजें गैदर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ लें। बहुत टाइम लगा लोगों को आपके माइंड में ये डालने के लिए कि आपको शायद 12 15 16 किताबें पढ़नी पड़ेंगी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, फिर ही आप समझ पाओगे। एंड दैट इज नॉट नेसेसरी, टू बी ऑनेस्ट, दैट इज नॉट नेसेसरी। जब कभी मुझसे कोई पूछेगा रिटर्न रिजल्ट आ जाए इंशाल्लाह, आई गेस इट इज एक्सपेक्टेड इन दिस वीक, आई विल टेल यू विद द प्रूफ कि अगर आप 12 15 किताबें नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप सीएसएस क्रैक कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू नो व्हाट यू नीड टू नो, एंड हाउ you need to write it. That's all from my side. Okay, essay and pressy. ऐसे इज अ बिग टॉपिक। अगर मैं जाते जाते ऐसे के बारे में आपको एक दो बातें बता दूं तो वो ये होंगी कि ऐसे को स्टेप्स में प्रिपेयर करें। ऐसे को आप कभी भी किसी दूसरे का ऐसे पढ़ के जो है ना ये ना सोचें कि उसने जो है वो एक ही दफा में ये सारा ऐसे लिख लिया होगा, किसी के लिए भी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। हाँ, अनटिल अनलेस कोई बंदा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो यस, ही और शी कैन इट। ओके, ऐसे कैंडिडेट्स जो आप जैसे मेरे जैसे हैं, ठीक है, वो बंदा एक ही दफा में सारा ऐसे नहीं लिख सकता, और जो लिखने की कोशिश करेगा वो नहीं लिख पाएगा, फिर वो अवेल्युएट करवाएगा, वो गलत होगा, वो डिसहार्ट हो जाएगा, और वो दोबारा लिखेगा ही नहीं। ठीक है, इसको तो करना ही नहीं है। ऐसे को स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। वेरी फर्स्ट थिंग, अंडरस्टैंड कि ऐसे आपसे डिमांड क्या करता है। ठीक है, जब आपने ऐसे लिखना है, बिकॉज उसमें आप हेडर्स नहीं डाल सकते, आप उसमें विजुअल्स नहीं लिख सकते, आप कुछ भी नहीं लिख सकते ऐसे में, तो ऐसा क्या आप ऐसे में लिखेंगे, या ऐसे का सब्जेक्ट जो है वो पूरा का पूरा आपसे डिमांड क्या करता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, आपकी जो स्ट्रक्चर है राइटिंग का, वो आपकी जो ग्रामर है, मैंने ऐसे लेवल बेस्ट सिंपल जुबान में लिखा है। ठीक है, मे बी आपको लगता होगा यार जिस बंदे का पास हो रहता है वो ऐसे कहने लग जाता है, ऐसा नहीं है। इन द फ्यूचर इंशाल्लाह व्हेन ऑल ऑफ यू गाइज विल बी ऑन माई सीट, आप भी यही कहेंगे मैंने ऐसे सादा जुबान में लिखा है। ना तो मैंने सीएसएस के लिए कोई स्पेसिफिक वोकेबलरी याद की है, ना ही मैं रेकमेंड करूंगी कि आप जो है एक रजिस्टर पकड़ लें और उस पर आप वोकेबलरीज लिखना स्टार्ट करें। दैट इज द कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो डू इट, आपकी जनरल वोकेबलरी इंक्रीज हो जाएगी, बट दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। सबके लिए नहीं होता, मेरे लिए नहीं था। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनसे मेरी बात हुई है, जिन्होंने सीएसएस 2024 क्वालिफाई किया है।
ठीक है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप वोकेबलरी पकड़ो, जो बातें आपको सब बता रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो ठीक है। ठीक है, आप वोकेबलरी अलहदा बैठ के नहीं याद कर सकते। हाँ, आप कोई चीज पढ़ रहे हो, उसमें हाईलाइट कर लो, वो लफ्ज याद कर लो, दैट विल बी इनफ। ओके, मैंने ऐसे में कोई फैंसी लफ्ज नहीं लिखा, कोई फैंसी कोटेशंस नहीं लिखी, कुछ भी नहीं लिखा। जो ऐसे मैंने अटेम्प्ट किया था, दैट वाज ब्रिक्स एक्सपेंशन एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर पाकिस्तान, करंट अफेयर का टॉपिक था। और मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर मैंने सर उस्मान से पढ़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज अ गुड थिंग फॉर मी। उन्होंने ब्रिक्स एक्सपेंशन बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ था, वो सारी बातें मेरे माइंड में थी, मैंने बस उनको लिखा। ठीक है, और अगेन ऐसे को स्टेप बाय स्टेप लेके चले। सबसे पहले सीखो कि ऐसे आपसे क्या डिमांड करता है। सेकंड थिंग ये सीखो कि ऐसे में आउटलाइन कैसे बनानी है। ठीक है, वो सारी चीजें बाद में आएंगी। थीसिस स्टेटमेंट क्या है, थीसिस में कैसे लिखते हैं, मतलब ये सब कुछ बाद में है। जो दैट थिंग दैट यू नीड टू लर्न इज के ऐसे में आउटलाइन की क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, एक एग्जामिनर जो है वो ऐसे में बहुत बाद में जाएगा, जो पहली चीज उसको आउटलाइन पढ़ के आप पता लग जाएगी ना कि आपको आता है या नहीं आता, दैट इज आउटलाइन। योर आउटलाइन इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। ठीक है, मैंने ऐसे लिख के एवेल्युएट किसी से भी नहीं करवाए, ना ही मेरा कोई ऐसे कमेंट और था। सर उस्मान की एक फाइल अक्सर वो शेयर किया करते हैं गूगल क्लासरूम पे, जिसमें वो अपने रिटन एसेज उन्होंने शेयर किए हुए थे। वो रिटन एसेज मैंने एज अ रेफरेंस अपने सामने रखे और उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपने एसेज लिखे। मैंने सर उस्मान को ही चेक करवाए थे, मैंने किसी थर्ड बंदे से एवेल्युएशन नहीं कराई हुई ऐसे की। ठीक है, और बट आई डोंट रिकमेंड दिस टू यू गाइस। आप लोग करवाएं एवेल्युएशन, एवेल्युएशन से आपका स्ट्रक्चर ठीक होता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, मे बी मिस आमना से ऐसे पढ़ रहे हो, शी इज वेरी गुड इन ऐसे, उन्होंने अपना ऐसे 4 दफा क्वालिफाई किया है, तो वो आपको मुझसे बेहतर गाइड कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही सिंपल है। ऐसे समझ लो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। सेकेंड थिंग, आउटलाइन बनाना सीखो। मेरी आउटलाइन फ्रेजेस की फॉर्म में होती थी, पूरे सेंटेंस में नहीं लिखती। एक फ्रेज और दूसरा उसका रेफरेंस, फॉर एग्जाम्पल की फॉर्म में, ईजी की फॉर्म में, वट एवर जो भी फॉर्म मुझे उस टाइम सूट करती थी मैं वो लिखती थी। ठीक है, जो मेरा मेन पॉइंट होता था वो मार्कर से, जो उसके सब पॉइंट्स होते थे वो बॉल पॉइंट से। ठीक है, मैं शो कर दूंगी, जो मेरे स्टूडेंट्स आए हैं जो मेरे से कांटेक्ट करेंगे, मैं अपनी एक आधी आउटलाइन उनके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग एज अ रेफरेंस उसको देख सको। ठीक है, तो सबसे पहले आउटलाइन सीखो। कोई भी टॉपिक पकड़ लो, करंट अफेयर का सवाल देख लो, आप लोगों ने टेररिज्म इन पाकिस्तान का क्वेश्चन देखा होगा, मैंने ऐसे ही सीखा है और ये चीज आप लोगों के लिए भी काम करेगी। ठीक है, सर ने आपको टेररिज्म का क्वेश्चन कराया होगा, टेररिज्म का क्वेश्चन खोलो और यू जस्ट नीड टू राइट द पॉइंट्स जो भी सर ने बताए हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म को आप कैसे जो है इसको रिजॉल्व कर सकते हो, इसको कौन कौन से मेजर्स हैं। जस्ट राइट ओनली पॉइंट्स, हेडर्स लिखने हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो सेकंड थिंग है वो है सीए और पीए के टॉपिक्स पकड़ते चले जाओ और उसको लिखते जाओ। इसके लिए आपको कोई बहुत ही एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो सवाल आपने वैसे भी प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, वो सवाल आपने यहाँ भी करने हैं। अब आई थिंक यही चीज मेरी ऐसे में हेल्प की, मैं पॉलिटिकल साइंस के भी ऐसे ही आउटलाइंस बनाती थी। पूरा ऐसे मैं नहीं लिखती थी। ठीक है, और पूरा क्वेश्चन भी मैं प्रैक्टिस के टाइम पे नहीं लिखती थी, लेकिन मैं पूरी आउटलाइन बनाया करती थी। जुबानी क्वेश्चन लिख लेती थी और आउटलाइन बनाती थी। ठीक है, और ये आउटलाइन जो है इसने ही मुझे ऐसे पास करा है। ओके, आउटलाइन के बाद जब मुझे लगा कि नाउ आई एम प्रो इन आउटलाइन, अब मेरी आउटलाइन पास है, मैंने सर उस्मान से 2-4 वैल्यूएट भी कराई थी, उन्होंने पास की। देन आई मूव टू इंट्रोडक्शन। आउटलाइन के बाद जो मैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है वो इंट्रो है। ठीक है, मैंने इंट्रो के एस्पेक्ट सीखे। इंट्रो जो है वो एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ का ओपनिंग सेंटेंस क्या होना चाहिए, और उसमें हम आउटलाइन में से 4 से 5 बातें, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी ये चीजें जानते होंगे, हम आउटलाइन में से 4 से 5 पॉइंट उसमें एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कुछ लोग उसको थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं, कुछ उसको स्टांस कहते हैं, वट एवर यू कॉल इट। ठीक है, यू जस्ट नीड टू पुट दैट थिंग। आपने अपना इंट्रो में वो चीज पुट करनी है, उसको थीसिस स्टेटमेंट कह लें, उसको स्टांस कह लें, वट एवर यू नेम इट, वो लिखें। और फिर उसके बाद अगर आपका इंट्रो अच्छा चला गया है, फिर बस पहली आउटलाइन के पॉइंट पकड़ते चले जाएं, पैराग्राफ लिखते चले जाएं। ऐसे तो यूं हुआ मेरा, ऐसे जो है वो मैंने अपने टाइम से पहले खत्म कर लिया था। आई एम ब्रूटल ऑनेस्ट विद यू गाइज। अभी बाकी सब कर रहे थे और मैंने टाइम से पहले अपना ऐसे कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि वो अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, क्योंकि वो एक सीए के टॉपिक में से था, मुझे वो टॉपिक आता भी था। और मैंने जब ऐसे पढ़े सारे तो मुझे फौरन से पता लग गया कि यार मैंने ब्रिक्स करना है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग कि हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी सेम रखें। हाँ,
कुछ चीजें होती हैं जो मुख्तलिफ होती हैं, जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें डायग्राम्स नहीं हो सकते, क्रिमिनोलॉजी में डायग्राम्स नहीं हो सकती, आप उसमें फ्लो चार्ट्स और एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो, उसमें केस स्टडी ऐड कर सकते हो, उसमें थ्योरीज ऐड कर सकते हो, ठीक है, वो सब अलग है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने का तरीका एक ही है और वो एक ही तरह से चलेगा। ओके, आई होप मैंने बहुत सारी चीजें आपकी आसान कर दी होंगी, और अगर आप लोगों का साथ मेरे साथ रहा तो मैं कोशिश करूंगी इससे ज्यादा चीजें मैं आप लोगों के लिए आसान कर सकूं। थैंक यू सो मच। ओके, व्हाट्स द क्वेश्चन नाउ? नो, दैट इज नॉट नेसेसरी। थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग नहीं देते। जब आप आउटलाइन लिख रहे होते हो ना, तो इंट्रो के नीचे बस आप उस चीज को ऐड कर दो, जो भी आपका स्टांस है उस पर्टिकुलर ऐसे के लिए। और जो चीज मैंने सीखी थी, वो मैंने थीसिस स्टेटमेंट को जो है वो ऐसे के टॉपिक्स में से डिडक्ट करना सीखा था, और दैट वाज माय ओन स्ट्रेटेजी, बिकॉज मैंने आइल्स की प्रिपरेशन की थी, और आइल्स में जो है ना पैराफ्रेजिंग एक चीज होती है, वही पैराफ्रेजिंग जो है मैंने यहाँ पे भी लगाई थी, कि जो भी आपकी ऐसे की स्टेटमेंट है उसी में से आपका थीसिस स्टेटमेंट भी निकलता है, ठीक है। तो मैंने उसको इंट्रो के नीचे लिखा था आपके लिए। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग उसको दें, नहीं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, अब ये देखें, दैट इज द क्वेश्चन दैट आई वाज टॉकिंग, स्पेसिफिक टू जर्नल, जर्नल टू स्पेसिफिक, एब्स्ट्रैक्ट एंड व्हाटएवर द नेम्स पीपल कॉल इट, बहुत चीजें कॉम्प्लिकेट कर दी हुई हैं। आई डोंट नो, मे बी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, but there is nothing you guys need to worry कि स्पेसिफिक टू जर्नल होना चाहिए, जर्नल टू स्पेसिफिक होना चाहिए, या किस तरह से होना चाहिए। मुझे जो चीज पता है वो ये है कि आपका जो इंट्रो है उसमें आपने जो स्टांस लेना है वो रेलिवेंट, साफ वाज़ेह लफ्जों में नजर आना चाहिए। दूसरा, पूरे ऐसे में जो डिस्कस करने वाले हैं वो सब कुछ उसमें होना चाहिए, ठीक है। आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट जो है वो आपके टॉपिक से डायरेक्ट रेलिवेंट होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपने पूरे ऐसे में जो भी चीजें एक्सप्लेन करनी है, फर्स्टली सेकेंडली थर्डली जो है हम यूज करते हैं कंजंक्शंस, वो आपने कनेक्टर्स जो हैं वो यूज करके उसके अंदर अपने पूरे ऐसे की समरी लिखनी है, ठीक है। आई एम नॉट द ये सारी चीजें मैंने नहीं की कि स्पेसिफिक टू जर्नल लिखना है या जर्नल टू स्पेसिफिक लिखना है, और दीज थिंग्स जस्ट हिट माई हेड, ठीक है। मे बी ये जो टेक्निकलिटीज हैं इसी की वजह से सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, और मैंने अगेन आई रिपीट कि मे बी आई कैन बी कंट्रोवर्शियल, लेकिन मुझे लगता है कि इन सारी चीजों में जाए बगैर भी ऐसे प्रिपेयर हो सकता है। सो दिस इज माई आंसर एलिजा, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मे बी जिससे भी आप ऐसे पढ़ रहे हो वो मेरे से ज्यादा इस चीज को एक्सप्लेन कर पाए, बट फॉर मी दिस थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। यू जस्ट नीड टू नो कि इंट्रो के एसेंशियल्स क्या हैं, ठीक है। आपकी स्टेटमेंट क्या है, आपने रेफरेंस ऐड करना है, वो आप कहाँ पे कर सकते हो, थीसिस आपने कहाँ पे ऐड करना है, ऑफ कोर्स दैट कम्स इन द लास्ट 2 लाइंस, वो आपने लिखना है, ठीक है। और आउटलाइन में से आपने 3 से 4 पॉइंट्स जो है वो वहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, दैट विल बी इनफ। इसी को इंट्रो कहते हैं। अब इसमें स्पेसिफिक जर्नल, जर्नल से स्पेसिफिक कैसे जाते हैं, आई डोंट नो। इज देयर एनी क्वेश्चन, और मैं मीटिंग अटेंड कर सकती हूँ? Anybody else? Is there any question? Thank you so much. Thank you so much, everybody. थैंक यू सो मच एवरीबडी सेशन ज्वाइन करने के लिए। आई होप सो आप लोगों के लिए सेशन बेनिफिशियल रहा हो। मे अल्लाह ताला हेल्प यू, और आप इन सारे प्रोसेस से जो है वो अच्छे तरीके से गुजर जाओ। इंशाल्लाह यू गाइस विल क्रैक CSS 2026। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।